कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के एक नए एपिसोड देखते हैं। मेनली हम लोग आज इसमें इंट्राडे पे बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स है, जो मेंबर्स है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि सर इंट्राडे पे एक वीडियो बनाइए, स्पेशली इंट्राडे पे। तो मुझे भी लगा चलो इसी पे हम लोग पहले आज बात कर लेते हैं। वैसे बहुत लंबे छुट्टियों के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीच में इग्नोर किया करते थे। इसका रीज़न ये है कि जो मुझे महसूस होता था कि लोगों को बस जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 10 मिनट का अच्छी अच्छी बातें करके 10 मिनट वाले वीडियो जो बनाते हैं, लोगों को वही वीडियो पसंद है। सीखने वाले लंबे वीडियो लोगों को पसंद नहीं है, जो मुझे महसूस होता था। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया था वीडियो बनाना। लेकिन कुछ दिनों से आप लोगों का इंटरेस्ट देखा है मैंने। कुछ सब जो जिनको लगा कि नहीं, सीखने के लिए टाइम तो देना ही होगा। हम कह सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को जब फुर्सत मिला तो आपने वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कम से कम आप लोगों ने ये तो पहचाना कि हाँ, सीखना क्या होता है। आज तक किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, सबका एक ही मकसद होता है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर दो और अल्टीमेटली उनको ये बोलो कि मेरा ट्रेनिंग आके ज्वाइन कर लो, मेरा कोर्स ख़रीद लो। हर तरीके से वो पैसे खींचने की बात करता है। मेरे एक भी वीडियो में ऐसा कोई आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ चीज़ हटा दिया, कुछ चीज़ स्किप कर लिया और मैंने बोला मेरा कोर्स ख़रीदो तब जाके आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा, ये आपको नहीं मिला होगा। चलो एटलीस्ट आप लोगों ने इन चीज़ों को अप्रिसिएट किया, उसके लिए थैंक यू। और मुझे लगा नहीं, जब आप लोग इतना प्यार कर रहे हो तो मुझे भी कुछ और वीडियो लेके आना चाहिए। तो इसीलिए हमने आज इंट्राडे पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, कमेंट आते रहनी चाहिए। यही कमेंट है जो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आता हूँ। चलो, तो मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ डिस्कशन करेंगे। हम पॉइंट वाइज अगर डिस्कशन करें तो शायद हो सकता है हम वीडियो को टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वाइंड अप कर पाए। और कुछ लोगों को ऐसे भी होगा कि कुछ इसमें से कुछ एक पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा होगा, तो आप अपना उसी पॉइंट पे जंप करना चाहो तो आप उस पॉइंट पे जंप कर सकते हो। इसके लिए बस सिंपल काम करना है, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहाँ पे पांचों टॉपिक के सामने टाइम रेफ़र कर दूँगा। उस टाइम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वीडियो जो है उसी टॉपिक पे आपका जंप हो जाएगा। इतना मैं आपके लिए कर लूँगा। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्या हमें इंट्राडे ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला क्वेरी होता है और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर मैं ना जॉब कर रहा हूँ, मेरे को जॉब में मन नहीं लग रहा है, मैं जॉब छोड़ के 100% कैरियर यहाँ बनाना चाहता हूँ, क्या हम स्टॉक मार्केट में फुल टाइम कैरियर बना सकते हैं। चलो, इसका भी मैं अभी 5-10 मिनट लगा के आंसर दे ही दूँगा। तो ये हम पहले डिस्कशन करेंगे, क्या हमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हम इंट्राडे ट्रेड करने चलते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि हम कभी भी जब कोई स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो हमें एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना होता है। वॉच लिस्ट में हम कौन कौन सी स्टॉक रखें, क्योंकि ऐसा स्टॉक को कभी भी हमें नोटिस नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर बेस होता है। ऑपरेटर बेस का मतलब क्या है, जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। आज टोटल वॉल्यूम 1 लाख का ट्रेड हुआ है। टोटल वॉल्यूम अमाउंट, टोटल जो अमाउंट है ना, जो ट्रेड का वैल्यू जो देखा जाए, ट्रेड वैल्यू होता है मुश्किल से 50,000, 1 लाख, 2 लाख। इस तरीके के स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बायर और सेलर की कमी होती है। बहुत बार आप बाई कर लोगे, सेल करते टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा बायर, और जब आप सेल करते टाइम नहीं मिले, यानी कि आप कह सकते हो अपोजिट पार्टी आपको नहीं मिला। बाई करते टाइम सेलर नहीं मिलेगा, सेल करते टाइम बायर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो इलिक्विड स्टॉक होता है, जो स्लो मूविंग स्टॉक होता है, वैसे हमारे को वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। तो हम ये चीज़ों को बताएंगे कि हम अपने वॉच लिस्ट में कौन कौन सी स्टॉक्स को सिलेक्शन करें, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा हो गया कि हम लोग वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करें। मान लीजिए आपने सोचा कि हम 200 स्टॉक को नोटिस करेंगे हर दिन, तो 200 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाने जाओगे तो एक तो ब्रोकर आपको इतना अलाउ नहीं करेगा। जैसे कोई जीरोधा की अगर बात करो तो एक वॉच लिस्ट में आपका 50 स्टॉक को अलाउ करता है, ठीक है। तो वैसे कोई दूसरा भी अगर ब्रोकर यूज़ करते हो तो उसका भी हो सकता है कुछ लिमिटेशन हो। तो हम वो और एक एक करके आपको ऐड करना होगा। अगर 200 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना चाह रहे हो तो आपको 200 स्टॉक को ऐड करने में हो सकता है कभी कभी 2-3 घंटे चला जाएगा, और इतना पेशेंस होंगे और ना कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा क्विकली 2 से 3 मिनट लगा के कैसे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। 200, 500, 1000 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्यों ना बनाना चाहो, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो।
और इसके लिए मैं किसी में ब्रोकर की साइट को रेफ़र नहीं करूँगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वीडियो कोई हम एक पर्टिकुलर एक ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे। और याद रखिएगा, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। अगर कोई ब्रोकर अच्छा है तो मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, कोई ब्रोकर बुरा है तो बुरा बोलता हूँ, उसमें कोई सुनिए मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे इस बीच में देखोगे जीरोधा बहुत ज़्यादा हैंग किया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था इस वोलेटिलिटी में PTST STBT करने लायक नहीं बचा है जीरोधा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मिनट, क्योंकि एक दिन मैंने ट्रेड लिया था जिस दिन लोअर सर्किट लगा था, एक दिन मैंने उस दिन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने दिखाया था कि मेरे को आई थिंक 7 या 8,000 का लॉस बुक करना पड़ा था किसी एक रीज़न से, कि वो 1 मिनट तक मेरा ट्रेड ही अपडेट नहीं होता था। तो बुरा था, तो मैंने बोला हाँ ये बुराई है, अगर ऐसा कुछ है तो हमें दूसरा ब्रोकर के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, फिर ब्रोकरेज की बात आ जाती है, फिर इंटरफेस की बात आ जाती है। तो याद रखना, मैं जो आपको ये वॉच लिस्ट क्रिएट करना बताऊँगा ये किसी ब्रोकर की वेबसाइट पर नहीं, मैं investing.com पे, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्टी का वेबसाइट है उसके लिए हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद एक बार जब हमारा वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम डिस्कशन करेंगे कि इंट्राडे में हमें कौन सी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करते टाइम किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लोग ध्यान रखें, जैसे MACD, RSI, बॉलिंगर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्या कहते हैं मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन सीधा हो गई, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, वेज हो गया आपका, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न होते हैं। तो ऑलरेडी हमने पैटर्न पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो उन सब चीज़ों को हम किस बातों को ध्यान रखें, वैसे वो इंडिकेटर नहीं था पैटर्न की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें से हम लोग कौन सी टेक्निकल इंडिकेटर को ध्यान दें तो हम अपना सक्सेस रेशियो को बढ़ा सकते हैं। इन 5 बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप पहले ये देखो कि आपके पास टाइम कितना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो कुछ और काम कर रहे हैं, अब 100% वो सब काम छोड़ के हम यहाँ पे अगर लगने जा रहे हैं, तो आप पहले देखो कि आप कितने एज के हो, अभी कितने उम्र के हो, ये पहले देख लीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ जब आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है उस टाइम पे जाके हम फुल टाइम अगर मार्केट में लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए, जब हम रिटायरमेंट के एज में आएंगे उस टाइम हमारे लिए मार्केट एक बहुत बढ़िया एक फैक्टर होगा उस टाइम तक कि हम मार्केट को यूज़ करके अपना टाइम भी स्पेंड करें, क्योंकि उस टाइम आपके लिए ना तो टाइम पास हो रही होगी और ना तो आपके पास कोई जॉब हो गया, ना तो कोई तो उस रिटायरमेंट के एज पे अगर कोई है तो उनको ज़रूर क्या कहते हैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, रिटायरमेंट के एज में आप अगर इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे तो उस टाइम आप रिस्क नहीं झेल पाओगे, ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि रिस्क झेलने का जो उम्र होता है वो अलग होता है। उस टाइम पे आप उतना ज़्यादा रिस्क नहीं झेल पाओगे। मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप जाके बोलोगे कि मैं सीख लूँगा और फिर मैं ट्रेड कर लूँगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीखते टाइम आपका लॉस होगा। और मैं लर्निंग फेज रखता हूँ इंट्राडे के लिए मिनिमम 1 ईयर। अगर आप 1 साल तक रेगुलर ट्रेड करते हो और फिर 1 साल के बाद जब आप PL जनरेट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस उसका, और अगर उसमें आपने प्लस दिखा दिया, याद रखना 1 साल तक रेगुलर ट्रेड करते हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वीक में 5 डेज होता है तो पूरे 5 डेज ट्रेड करना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। 3 to 4 डेज़ का ट्रेड हो जाए, 50% डे भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है। वीक में मान लीजिए आप 3 डेज ही ट्रेड कर पा रहे हो, 2 डेज ही ट्रेड कर पा रहे हो, लेकिन रेगुलर ट्रेड होते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है एक अलग अलग फेज आता है। कभी अप ट्रेंड का फेज होता है, कभी डाउन ट्रेंड का फेज होता है, कभी साइडवेज ट्रेंड होता है। हर एक ट्रेंड में आपको पैसे बननी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है माइंडसेट होता है एक इंसान का, कुछ बुलिश माइंडसेट का पर्सन होता है जो बार बार प्लस ट्रेड ही करेगा, यानी कि बार बार खरीदेगा। आप भी चेक कर सकते हो, अगर कोई बार बार ट्रेड करता है प्लस साइड यानी कि अपसाइड के लिए, यानी कि खरीदता है, वो बुलिश माइंडसेट का इंसान है। वो अगर डाउन साइड में बहुत अच्छा गंवा सकता है। अगर आप बार बार नीचे के लिए ट्रेड लेते हो, बार बार बियरिश हो मार्केट में, हमेशा बेच बेच के ही कमाते रहते हो, तो आप बियरिश माइंडसेट का इंसान हो। अगर मार्केट जिस दिन अच्छा खासा ऊपर की तरफ ट्रेंड लिया तो आप अच्छा खासा लॉस करोगे। इसीलिए हमें दोनों माइंडसेट रखना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए हमारा 1 ईयर का। आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए,
इसमें आप ट्रेड करके देखिए, पेपर ट्रेड नहीं, आपको रियल ट्रेड करना पड़ेगा। चाहे एक एक शेयर क्यों ना करो आप, चाहे दो दो शेयर लेके क्यों ना करो, जिस स्टॉक में मिलता है आप 2 शेयर लोगे ये सोच लीजिए। इतना आप टाइम पास कर लीजिए, इतना आप सीख लीजिए। अभी ये लर्निंग फेज होगा आपका 1 साल का। जब 1 साल का लर्निंग फेज आपका कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद आप किसी भी टाइम जब आपको लगे कि हमें यहाँ इधर सोचना है तो आप सोच सकते हो। लेकिन एक और भी चीज़ है, अगर आप ये सोचते हो मैं कि दूसरा जॉब या दूसरा काम को छोड़ के मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ और वो भी ट्रेडिंग का कैरियर, तो ये मेरे हिसाब से सही डिसीज़न नहीं होगा। क्योंकि आज तक आपने जितने भी लोगों को देखा होगा जिसने भी स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाया है, उन्होंने ट्रेडिंग करके सीखा और सीखने के बाद आज वो कैरियर बनाया है, लेकिन वो खुद ट्रेड नहीं करता। चाहे किसी की भी बात कर लो, चाहे आज म्यूचुअल फंड की एक फ़ंड मैनेजर क्यों ना हो, उसने भी ट्रेडिंग करके सीखा होगा, गवाया होगा, और वही जो लॉस है ना वो उसको सिखाता है। आप लोग रातों रात करोड़पति बनने जाते हो, वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते देखो हमसे ज़्यादा मार्केट कोई नहीं जानता है, ठीक है। उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, 2-4 बार आपको प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा देगा, लेकिन जब लॉस हुआ कि आपको दिखाया कभी? हाँ, आपको कोई अगर पीएल दिखाता है पूरे के पूरे सारे ट्रेड का, तब मैं मानूँ कोई ईमानदारी से आपको कुछ चीज़ शेयर करता है। लेकिन मैंने देखा है फुल ऑफ कचरा से भरा हुआ है पूरे यूट्यूब स्टॉक मार्केट को लेके। कचरा से इतना हर तरीके से ये सोचा जाता है, आप तो ऑलरेडी डरे हुए हो और डराओ और पैसे लो और बोलो कि मेरे फॉलोअर बन जाओ, मैं जो कहता हूँ उसको मान लो, पैसे ही पैसे बन जाएगा, मेरा कोर्स ख़रीद लो। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ याद रखना, आप मार्केट में लॉस कीजिए, किसी भी पार्टी को ऐसे ऐसे इंसान है जो 1-1 2 दिन का ट्रेनिंग लेता है और 20-20 25-25 50-50 हज़ार चार्ज करता है। दुनिया का तो सबसे बड़ा लुटेरा हम कह सकते हैं वो इंसान है जो 2 दिन के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कहते हैं कि आप 5 स्टार होटल में हम ट्रेनिंग लेते हैं, आप आ जाओ, मुझे 38,000 दे दो, 48,000 दे दो। मैं आपको सिंपली बता दूं, आप जाइए और उतने रुपये लॉस कर लो आप मार्केट में 1 साल के ट्रेड में, उससे कई गुना ज़्यादा आप सीख लोगे। तो मैं फिर से वापस आऊँ, ज़्यादा लंबा ना खींचूँ। आप 1 साल का टाइम फ्रेम रखिए, ठीक है। 1 साल में आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑफिस आवर में, तो आप क्या करो मैं बता देता हूँ। आप जब घर पे आते हो शाम को, तो शाम को आप जो वॉच लिस्ट बनाए हो उस वॉच लिस्ट में आप सारे के सारे जो भी आपको लगता है 10-15 स्टॉक, आप 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लीजिए। मॉर्निंग में जैसे ही ओपन होते हैं मार्केट, उस टाइम आप ट्रेड लगा दो। टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री तीनों ले लीजिए। फिर आप एक काम कर लेना, 3:15 में जाके उसको स्क्वायर अप कर देना। या तो आपका एक हिट हो गया होगा, अगर हिट नहीं हो रखा है यानी कि आपका या तो टारगेट हिट हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर हिट नहीं हो रखा है तो आप उसको 3:15 से पहले स्क्वायर अप कर दो। अगर जीरोधा में ट्रेड करते हो तो गलती से मैनेजमेंट को स्क्वायर अप करने के लिए नहीं देना, नहीं तो 50 रुपीज़ वो वैसे ही चार्ज कर लेगा आपसे। क्योंकि अगर आप 3:15 या 3:20 कभी कभी 3:25 होते वहाँ तक अगर स्क्वायर अप नहीं किया जाता है तो जीरोधा वाले खुद स्क्वायर अप करता है। उस केस में आपको कितना होगा, 50 रुपीज़ ले लेगा। आप अगर दूसरे ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा रूल होगा, जाके देख लीजिएगा। कोशिश करना कि आप खुद स्क्वायर अप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको मार्केट भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चार्ट भी देखते रहोगे और इससे आपका एक्सपीरियंस बनता रहेगा। लेकिन दूसरा काम जो कर रहे हो वो काम करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि 1 साल आपका लर्निंग फेज़ में जाएगा, 1 साल कमा नहीं सकते। आपको लगता है कि हमारे इतना पैसेंस है तो आप ये काम कर सकते हो। फिर से अगेन इसको वाइंड अप करता हूँ। इंट्राडे ट्रेड हाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्निंग सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट का कोई भी कैरियर बनाओगे, चाहे रिसर्च एनालिस्ट बनो, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप काम करो, या चाहे किसी भी ब्रोकिंग फर्म में या फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी जगहों पे काम करो, इंट्राडे का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से आपको मार्केट समझ आएगी। तो हम कह सकते हैं मार्केट को समझने के लिए इंट्राडे बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हाँ, इंट्राडे सबको करना चाहिए, लेकिन कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। कमाने के लिए और सीखने के लिए 2 अलग अलग चीज़ होता है। जब कमाने की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, जब सीखने की बात करते हैं तो क्वांटिटी कम रखते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है। आप डेली ट्रेड करो, कम क्वांटिटी रखो, आपको डेली मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। रेसिस्टेंस सपोर्ट देखिए, टारगेट स्टॉप लॉस लगाइए, उसका ट्रेड एंट्री लीजिए, बात ख़त्म। शाम को निकाल दीजिए, थोड़ा देर टाइम स्पेंड कीजिए, काम ख़त्म। बाकी का काम भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, एक लत भी नहीं लगेगा आपका।
जब कमाने की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। जैसे आज की डेट की हम बात करें तो हम क्वांटिटी क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं जब हमें, क्योंकि हमें अब सीखना नहीं, हम ऑलरेडी सीख के बैठे हुए, अब हमें कमाना होता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के कोई भी काम करोगे, कोई भी कैरियर बनाने जाओगे आप, तो हर जगह आपको मार्केट की ना एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और वो एक्सपीरियंस एक और एक आपको इंट्राडे से ही मिल सकती है। अब रहती है सवाल कि इंट्राडे में क्या हम इक्विटी में ट्रेड करें या हम डेरिवेटिव में ट्रेड करें। डेरिवेटिव में तो आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप सीखने की बात कर रहे हो तो सीखना तो इक्विटी से ही है। आपको इक्विटी लीजिए, ठीक है, आप डेली चार्ट देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का प्रैक्टिस कीजिए, छोटा क्वांटिटी रखिए, 1 या 2 शेयर रखिए, 1 साल तक ये सिलसिला चलने दीजिए। उसके बाद आप जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आपको लगने लग जाए कि हाँ मार्केट में सीख चुका हूँ। तब उसके बाद जाके आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करना, और उस टाइम आप डिसाइड करना क्या आप मार्केट में कैरियर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। किसी की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यूट्यूब पे जितना वीडियो अवेलेबल कराया है, जितना मैंने दिया है, उस सारे आप वीडियो देख लीजिए। इंट्राडे करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए, लॉस कीजिए, किसी को फ़ी पे करोगे उससे ज़्यादा अच्छा उतना लॉस करके आप सीख लोगे। ये मेरा एक ऑनेस्ट एडवाइस है। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन अगर आप करोड़पति के ख्वाब से आए हो कि मैं मार्केट में आऊँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, तो ये ख्वाब आपके कभी नहीं पूरे होने वाले हैं रातों रात। हाँ होंगे, जब आप मार्केट में 2, 4, 5 साल बिता लोगे। और करोड़पति बनने के लिए आपको लाखों पहले लगाने पड़ेंगे, तभी करोड़पति बन सकते हो, और उस टाइम आपको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग। इंट्राडे कीजिए सीखने के लिए, कमाने के लिए आप रिटायरमेंट के एज में देखना, या जब आपको लगेगा कि हमारे पास कोई काम नहीं है उस टाइम आप कमाने के लिए करना, या नहीं तो जब आप सीख लोगे तो सिखा के भी आप पैसे कमा सकते हो। जैसे बहुत सारे जो है लोग हैं आज के डेट पे इंट्राडे करके नहीं करती, इंट्राडे सिखा के आपको कमाता है। वो जितना वो इंट्राडे करके नहीं कमा सकता तो उससे ज़्यादा वो सिखा के कमा रहा है। तो कल के डेट पर आप भी सिखा सकते हो, आप भी उसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस आते, याद रखना मैं आपको इंट्राडे सिखा के मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। एक और भी चीज़ है, चलो इसकी तो हम बात ख़त्म करते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फॉर वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में हम लोग कौन कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करें, तो है ना। एक चीज़ मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि आपका जो लो लिक्विड स्टॉक है, लेस लिक्विड, जिसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, बिड आस्क का स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। मतलब ये हो गए बायर और सेलर के जो प्राइस होते हैं ना, उस बीच में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, कभी कभी 1% का गैप नज़र आ जाता है। बायर जितने पे बैठे, मान लीजिए बायर बैठा है 99 पे, सेलर बैठा है 100 पे, यहाँ पे बिड आस्क का स्प्रेड कहते हैं, ये होता है 1 रुपीज़ की। ऐसे लेस लिक्विड स्टॉक में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर हम ऐसे स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करें जो अच्छा खासा है, जिसमें ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक नहीं है। ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक मतलब क्या होता है, जिसमें लेस वॉल्यूम होता है, तो खुद ही जो कंपनी वाले होते हैं, कंपनी वाले एक ऑपरेटर अपॉइंट करते हैं, खुद ही खरीदता है, खुद ही बेचता है, खुद ही बेचेगा, खुद ही खरीदेगा, उस पर दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा ट्रेड जो है, स्टॉक जो है ना ट्रेड हो रहा है। तो मैं सिंपली आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, वैसे स्टॉक में मत जाइए। तो फिर आप कैसे सिलेक्शन करोगे, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए कैसे सिलेक्शन करोगे। आप NSE की वेबसाइट पे चले जाओ, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NSE की वेबसाइट पे जाते हो तो एक कुछ मार्केट डेटा दिख रहा होगा आपको, इस मार्केट डेटा पे जाइएगा, है ना। मार्केट डेटा पे देखिए कुछ इंडिसेज नज़र आ रहे हैं आपको, इस इंडिसेज पे जाइए। अब आप एक काम करो, आप देखो आपके पास कितना टाइम है। सबसे पहली बात, आप कहते हो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, मैं तो और भी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट सीखना भी चाह रहा हूँ, ठीक है, और भी काम के साथ में मार्केट सीखना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं कहता हूँ निफ्टी 50 आपके लिए काफ़ी है। सिर्फ 50 स्टॉक को आप नोटिस करना शुरू कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 50 स्टॉक जो है ना, ये आपको मोर देन सफिशिएंट है मार्केट सीखने के लिए, इससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बना सकते हो, बस काम खत्म। अब ये 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना है, या आप कुछ लोग कहते हो नहीं मेरे पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये 50 स्टॉक जो है ना, ये सारे के सारे डेरिवेटिव ट्रेड होता है, F&O होता है, इसमें सर्किट नहीं लगता, याद रखिएगा। तो जब इसमें सर्किट नहीं लगते हैं तो उस केस में बहुत बार क्या होता है कि ये जब मार्केट टूटना शुरू होता है तो ये 20-20, 50-50% एक ही दिन में भी टूट सकते हैं। तो और अगर आप चाहते हो कि नहीं जो F&O में नहीं है, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक है जो F&O में नहीं है लेकिन वो अच्छा खासा रिटर्न देता है। और मैं एक और भी चीज़ बताऊं, जो आपका चार्ट है ना, वो अदर देन F&O स्टॉक में और बढ़िया काम करता है।
F&O स्टॉक में से और ज़्यादा उधर बढ़िया काम करता है, क्योंकि F&O में तो क्या होता है, यहाँ तो बहुत सारे जो जितने भी हाई वॉल्यूम है या जितने भी बड़े बड़े FII DII या HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हो गए, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ये सारे जो होते हैं ना F&O में ट्रेड करते हैं। तो या तो आप F&O का स्टॉक ले लो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी वगैरह नज़र आएगा, या निफ्टी ले सकते हो, 2 हो गई। या आप एक और कर सकते हो, आपको अदर देन F&O में जाना है जिसमें डेरिवेटिव ट्रेड नहीं होता है, कॉल पुट ट्रेड नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, निफ्टी 200 ले सकते हो या निफ्टी 100 भी ले सकते हो, ठीक है। ये 100 स्टॉक जो होगा उसी में हम ट्रेड करेंगे, या निफ्टी 200 इसी में करेंगे, या एक काम और कर सकते हो, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लोगे तो भी आपका 100 हो जाता है। तो या तो आप ये दोनों कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ सीखने के लिए निफ्टी 50 अकेला काफ़ी है, 50 स्टॉक से ही आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं और ज़्यादा चार्ट देखना है तो आप इसमें से कोई भी काम कर लो। अब रहा सवाल कि चलो मान लो मैं निफ्टी 200 की बात करता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 200 का हम कैसे पोर्टफोलियो बनाएं। निफ्टी 200 पे आप क्लिक करोगे तो इसके जो 200 स्टॉक्स होगी वो आपके सामने आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से 200 स्टॉक्स हैं। ये देखिए, इसमें आपको 200 स्टॉक दिख जाएगी, आइडिया, क्रॉम्पटन, हीरो मोटर कॉर्प, चोला फाइनेंशियल, टाटा मोटर, एक्सावेयर, सब है इसमें। ऐसा नहीं कि जो निफ्टी में है, ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक निफ्टी में है वो इस इंडेक्स में नहीं है। इंडेक्स आपको मालूम है कि क्या होता है, हमने इस पर ऑलरेडी बहुत डिस्कशन करा हुआ है। आप मेरे अगर लाइब्रेरी में जाइए, मेरे वॉच लिस्ट में जाओ, सॉरी प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2 जगहों पे हमने इसको अपलोड किया है निफ्टी के रिगार्डिंग। एक तो आपको लेक्चर 5 में दिख जाएगी, जो लेक्चर 5 हमने दिया होगा अभी रिसेंटली अपलोड किया हुआ वो, और या तो आप देखोगे तो पोस्टमार्टम ऑफ निफ्टी करके एक अलग से उसी वॉच लिस्ट में आपको दिख जाएगा, मार्केट ज्ञान की वॉच लिस्ट में। वहाँ से भी आप देख सकते हो। दोनों वीडियो में कहीं ना कहीं हम निफ्टी पे ही डिस्कशन कर रखे, एक पुराना है, एक हमारा नया है। जो लेक्चर 5 वाले वो नए हैं, इंडेक्स देख लोगे वहाँ से समझ आ जाएगा। अब ये 200 स्टॉक है, हम कोशिश करते हैं कि चलो इसी 200 स्टॉक को हम लोग देखेंगे और इसी 200 स्टॉक में हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो फिर एक काम कर सकते हो, इस 200 स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे कि हम ये 200 स्टॉक को कैसे वॉच लिस्ट में डालें। देखो दिक्कत यहाँ क्या है कि हम वॉच लिस्ट कहाँ बनाएं। देखो अगर निफ्टी 50 की हम अगर बात करें तो निफ्टी 50 अगर आप बात करना चाह रहे हो तो निफ्टी 50 के लिए आप जीरोधा पे ही बना सकते हो। जीरोधा पे आप चले जाइए, ये जो आपका वॉच लिस्ट जितना भी दिखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। वैसे देखोगे तो मैंने भी यहाँ पे बना रखा है। जैसे यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है, सब में 50-50 स्टॉक आ सकता है। तो आप जैसे एक सेकेंड स्टेप मान लीजिए, सेकेंड या थर्ड है, इसमें आप निफ्टी का 50 स्टॉक डाल लीजिए, आपका हो गया एक वॉच लिस्ट बन गया। लेकिन हाँ, इसमें एक एक करके डालने पड़ेंगे, तो इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जीरोधा में अगर आप वॉच लिस्ट बनाओगे तो आपको फुल टाइम लगाने पड़ेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मैं जो अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं investing.com की बात कर रहा था। वहाँ पे मैं आपको 200 या 500 या 1000 स्टॉक बनाना है, वो 2 मिनट में बन जाएगी। वो फैसिलिटी यहाँ पे आपको जीरोधा में नहीं मिलता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग। तो ये हो गई। आप लोग को इंडेक्स भी नोटिस करना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो मेरे वॉच लिस्ट 5 में आपको इंडेक्स दिखेगा। ये इंडेक्स कितने हैं, आपको ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स या सेक्टोरियल इंडिसेस दोनों में से कोई भी आप देख सकते हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे इंडेक्स की, तो इसमें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे इंडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए, निफ्टी 50 आप ले सकते हो, आप अपने नोटिस कर सकते हो। निफ्टी बैंक को आप नोटिस कर सकते हो, है ना। ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं FMCG में क्या चल रहा है, या IT में क्या चल रहा है, मीडिया, ये जो जितने भी आपका सेक्टर वाइज जो भी है ना, ये सेक्टोरियल इंडिसेस को आप नोटिस कर सकते हो, और उधर आपका निफ्टी 50 से काम चल जाएगा, ठीक है। या आप अगर निफ्टी 200 की बात कर रहे हो, निफ्टी 200 पे आप नोटिस करते हो, तो आप अपने वॉच लिस्ट में एक निफ्टी 200 भी रख लीजिएगा। अब आते हैं वापस कि हम वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। जैसे देखिए डाउनलोड CSV फॉर्मेट में आता है, यहाँ से हम लोग अगर डाउनलोड करते हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है कि जो भी है, जैसे मैं जाता हूँ investing.com पे, यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 200 स्टॉक को एक साथ आप एनालिसिस कर सकते हो, और देखिए ना कितना इफेक्टिव वो में एनालिसिस होगा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी यहाँ पे वॉच लिस्ट को डाउनलोड किया, देखते हैं डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। हम देखते हैं कि इसमें डाउनलोड जो हुआ है 21 फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है। वैसे CSV फॉर्मेट होता है, एक जैसे एक्सेल सीट होती है वैसे CSV फॉर्मेट होती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसका ISIN जो नंबर होती है ना, एक एक्सचेंज जो हमारे को एक यूनिक नंबर देते हैं हर एक स्टॉक के लिए, वो नंबर नहीं है। तो जब भी आप अगर investing.com पे अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहोगे तो उसमें ISIN नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेंगे। ये डाउनलोड किया हमने, ये नंबर हमारा नहीं आया, तो ये सीट हमारे काम के नहीं बना।
आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाते हो है ना, यहाँ पे आप जाइए 500 स्टॉक वाले पे जाइए। आप 500 स्टॉक वाले पे जाओगे ना, निफ्टी 500 पे, कहाँ गया निफ्टी 500, यहाँ नहीं दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है, देखोगे F&O में जो स्टॉक ट्रेड होती है ना उसका भी यहाँ पे लिस्ट नज़र आ जाएगा। कुछ लोग जो होते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शन जो डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं, याद रखना जिसमें सर्किट नहीं लगता, सर्किट लगते हैं लेकिन वो ओपन हो जाते हैं फिर तुरंत 10% पे सर्किट होगा तो फिर से ओपन हो जाएगा। यानी कि F&O के स्टॉक जो होंगे ना एक ही दिन में वर्थलेस हो सकते हैं लेकिन बाकी नहीं हो सकता, याद रखना। तो इन सब बातों पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये सारे स्टॉक जो भी देख रहे हो इसका भी आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो कैसे बनाना है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिर से वापस आते हैं, हम इंडिसेज पे चले गए। मैं आपको इंडिसेज में ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 500, ठीक है। निफ्टी 500 पे जब हम यहाँ जा रहे हैं तो निफ्टी 500 में यहाँ देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, इसमें ना लिस्ट नहीं आया, 500 स्टॉक का लिस्ट इसने नहीं दे रखा है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे जाओगे ना तो ये देखिए डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक, ये वाले डाउनलोड करना है आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहाँ से गया है ना, मैं यहाँ से गया मार्केट स्टॉक इंडिसेज पे गया। इंडिसेज पे जाने के बाद ये हम 500 स्टॉक पे क्लिक किए। अब यहीं से आप चाहो तो 200 पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने 500 पे क्लिक किया तो ये वाले सीन आ गए, और फिर अब हम 200 पे जाएंगे। डायरेक्टली अगर 200 पे जाते तो वो सीधा वो वाले डेटा आ जाता है। ये देखो निफ्टी इंडिसेज पे गया, सुनना ध्यान से। अब यहाँ से अगर आप, रुक जा भाई, इंडिसेज पे गया, हाँ ये रहा निफ्टी 500, 200 पे अगर यहाँ से जाके क्लिक करोगे आप, निफ्टी 200 पे क्लिक करोगे तो ये 200 का लिस्ट आ जाएगा। वो जो एक फॉर्मेट डाउनलोड करने का आ रहा था ना वो नहीं आ रहा था। लेकिन अगर यही मार्केट डेटा पे जाके इंडिसेज पे जाइए, ठीक है, इंडिसेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे ना निफ्टी 500 पे क्लिक करो। अब वो लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि इसने 500 स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ नहीं दे रखा है। जब लिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो वो लिस्ट नहीं आया। अब वहाँ पे क्या कहते हैं, डाउनलोड करो। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन आया है ना, इसी स्क्रीन पे आप 200 स्टॉक पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो 200 लिस्ट, यहाँ से डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 200 स्टॉक करके आ रहा है। इस पर क्लिक करिए, कुछ आपको डाउनलोड हो गया। ये जो डाउनलोड होके आया है ना, इसमें आपको ISIN नंबर के साथ हुआ है शायद, जो मुझे लग रहा है। ये देखो वहाँ से जो डाउनलोड हुआ था उसमें नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो डाउनलोड हुआ है इसमें देखिए ISIN कोड हमारा लिख के आया है। इसी कोड के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, investing.com पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सारे 200 स्टॉक को एक ही वॉच लिस्ट में डाल के हम सीधा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ 200 स्टॉक का, फिर लास्ट में F&O स्टॉक अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरे सामने आ गए, ये डाउनलोड हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेल सीट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्सेल सीट, ठीक है, एक्सेल में हमारा ये ओपन हो जाएगी। ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको सब चीज़ डिलीट कर देना है। हमें इतने की ज़रूरत नहीं, हमने ये सारे डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिए। बस हमने ISIN नंबर रख लेना है। ISIN नंबर का ऊपर वाले जो कॉलम है ना उसको भी हमने डिलीट कर दिया। हमें सिर्फ ISIN नंबर चाहिए। ये हमारे सामने आ गए। इसमें देखोगे तो ये ISIN नंबर जो है ना 200 स्टॉक का है, निफ्टी 200 स्टॉक का है। हम इसमें से क्या करेंगे, ये वाले हमारे ISIN नंबर आ गए 201, यानी कि 200 स्टॉक आ गए। इसको हम लोग एक सेव कर लेते हैं लिस्ट में, ठीक है जी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब आप सेव करने जाओ तो वैसे ये ऑलरेडी CSV फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने डेस्कटॉप पे लिख दिया है, इसको सेव कर रहा हूँ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए निफ्टी 200, ठीक है जी, निफ्टी 200 ISIN करके हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है जी। याद रखना ये जो सेव हुआ है आपका कौन सी फॉर्मेट था, ये याद रखना आप लोग। ये ऑलरेडी ये जो फॉर्मेट था ना वो उसी फॉर्मेट में सेव हुआ हमारा, CSV डेलिमिटेड, ठीक है, जो हो रखा है। आइएगा वापस, अब हम लोग यहाँ से आते, ये हमने सेव कर दिया, सिर्फ ISIN नंबर सेव किया है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हम लोग अब वॉच लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आइएगा, तो हम लोग इसमें चलेंगे। सबसे पहले आपको ये investing.com है, ये देख लीजिए investing.com। वैसे ट्रेडिंग व्यू पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं आज पे, लेकिन मेरे को भी ट्रेडिंग व्यू का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, लेकिन फ्री वाले में वो थोड़ा कम फीचर्स दे रहे। जैसे ये वॉच लिस्ट क्रिएट करने जाओगे तो बोलेगा मेंबरशिप लीजिए, पैसे दीजिए तब ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखेगा।
वैसे जीरोधा भी आज के डेट पे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन वहाँ पे वॉच लिस्ट वो उतना ही रहेगा, बस उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ट्रेडिंग व्यू वाले बन जाएगा। तो जैसे ट्रेडिंग व्यू का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वैसे ही investing.com का भी है, और ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं देना है, और आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो सब चलेगा, सबके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो आप जाके यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले फ्री साइनअप कर लीजिए। इसमें फ्री साइनअप करोगे तो यहाँ पे आएगा कि आप फेसबुक से साइनअप करना चाह रहे हो या गूगल से, ये दोनों को ऑप्ट मत करना, नहीं तो बहुत बार भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आप साइनअप विथ ईमेल कीजिए, आप यहाँ से ईमेल करना है आपको, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर देके सबमिट करोगे, साइनअप विथ ईमेल करोगे तो वहाँ पे मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP देके वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट जो होगा ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, मोबाइल पे OTP जाएगा तो याद रखना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से साइन इन कर लेना है। साइन इन पे जाएंगे, जब एक बार साइन अप हो जाए आपका, जब OTP आ जाए तो यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको जो भी मेल ID पासवर्ड आएगा वो डालना है, यहाँ से साइन इन हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल काम क्या करना है ये देखिए, आपको यहाँ पे साइन इन होने के बाद यहाँ पोर्टफोलियो पे जाओगे। आप जैसे ही पोर्टफोलियो पे जाओगे तो अगर आपके ऑलरेडी पहले से पोर्टफोलियो क्रिएट होगा तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस करके आप क्या कर लोगे, अपना पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लोगे। जैसे मान लीजिए फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मेरा एक पोर्टफोलियो था मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जाके पोर्टफोलियो पे जब क्लिक करोगे तो उस केस में देखिए यहाँ पे सिर्फ इस तरीके का आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। हम एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखना एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जाके आप अपना नाम डाल दीजिए, आप कौन सी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। हम वही पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो निफ्टी 200 का जो एक इंडेक्स है उस वाले का पोर्टफोलियो हम बनाना चाहते हैं। यहाँ से क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि एक एक करके हम सिंबल ऐड करें। जैसे अगर रिलायंस की बात करेंगे तो यहाँ रिलायंस लिख के रिलायंस इंडस्ट्री देखो बहुत सारे हैं, तो हमें कौन सी मार्केट से उठाना है, सिडनी की मार्केट से नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नहीं, NSE से उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लेके फिर ऐड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, इतना हमें लेंदी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे ऐड हो गया एक करके, मुझे इसको रखना नहीं है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो हमने ISIN कोड वाले जो अभी फाइल जनरेट किया था उसके थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना है। हम सिंपल से काम क्या करेंगे, ये देखो इसी पोर्टफोलियो पे रहना है, यहाँ जाना है इंपोर्ट पोर्टफोलियो। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं 2 पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको फटाफट यहाँ पे समझ आ जाएगा। कैंसिल इंपोर्ट, ओके एस कर दिया हमने। 2 पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक निफ्टी 200 का और एक मुझे जो मैं प्रीफर करता हूँ वो है मेरा FNO, ठीक है जी, FNO बस NSE का। FNO NSE में जो FNO है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो मैंने इसको भी क्रिएट कर दिया। देखो हमारा 2 पोर्टफोलियो आ गया। फटाफट मैं 2 पोर्टफोलियो क्रिएट कर देता हूँ। एक तो हमने आपके लिए अभी इसमें CSV फाइल बनाया था, एक में हमने पहले से रखा हुआ, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गया निफ्टी 200 पे। अब यहाँ पे जाके इंपोर्ट करूँगा पोर्टफोलियो इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जहाँ पे आपने फाइल सेव कर रखा है वहाँ से फाइल आपको सेलेक्ट करके देना है। मैंने जो अपना फाइल रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं गया डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये देखो ये रहा जो हमने फाइल अभी लिया था निफ्टी 200 ISIN CSV फाइल जो हमने सेलेक्ट किया था, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ बोलता है इंपोर्ट टू, कौन सी पोर्टफोलियो में इंपोर्ट करना है आपको। हमारे पास 2 पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया था, अभी निफ्टी 200 में लाना है, हमने यहाँ निफ्टी 200 पे चले गए। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ से क्या कर दीजिए, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। ओके देखिए नेक्स्ट पे आ गए। अब ये जितने भी ISIN कोड जो था ना वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ आ गए। अब इसमें से कौन सी वाले को आप ऐड करना चाहते हो, हम तो पूरे 200 को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर 1-2 ही रखना होता तो आप 1-2 इसमें से रख के काम चल सकते हो। अब ये इंडिविजुअली मैं सेलेक्ट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 200 स्टॉक्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो पूरे के पूरे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अब एकदम बॉटम में चले जाना है, बॉटम में आपको नेक्स्ट करके दिख रहा होगा, जहाँ पे 200 स्टॉक का लिस्ट फिनिश होंगे, कंप्लीट होंगे, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ डिलीट भी करने का ऑप्शन है और यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हैवी वेबसाइट है और हैवी आप बहुत ज़्यादा स्टॉक एक साथ डाल दें तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सारे के सारे सिंबल आ गए, ACC AUFI APSE सारा चीज़ आ गया आपका। तो हम कह सकते हैं ये सारे, आप देखो कौन सी स्टॉक एक्सचेंज से है,
स्टॉक एक्सचेंज NSE से है, सारे के सारे स्टॉक देख रहे हो NSE से। ओके, अब हमें क्या करना है, इस स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है। स्टॉक का नाम आ गया, आप एक बार चेक कर सकते हो और यहाँ से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन 200 स्टॉक हमारा सिलेक्ट हो चुका है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बॉटम में जाएंगे, फिर वहाँ पे नेक्स्ट या इंपोर्ट करने का ऑप्शन होगा, उस पर जाके इंपोर्ट कर देंगे। ये पूरे के पूरे 200 स्टॉक ये रहा आगे। अब हम यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट कर देते पोर्टफोलियो। याद रखना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 200 स्टॉक को इंपोर्ट करने में इनको भी थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेंगे। क्लिक करके आप आधा मिनट 1 मिनट छोड़ देना आप यहाँ पे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पोर्टफोलियो कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट वो कर रहा है, आपको थोड़ा देर क्या करना है, ये जब तक ये आपका जो सिंबल आ रहे तब तक आपको इसको इंतज़ार करना है। ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, हो सकता है 30 सेकेंड ले ले, 1 मिनट ले ले, तो इसको आपको इंतज़ार करना है, ठीक है जी। ये हो गया होगा, ठीक है। अभी तक ये सिंबल यहीं पे, ठीक है, इसको रहने देते हैं यहीं पे। देखते हैं क्या हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखो ये हट गया, ये ऑटोमेटिक हट गया। इसका मतलब जो है ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। ओके, तो आते हैं अब हम लोग यहाँ पे, ये देखिए हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे आप चेक करिए आप अपने पोर्टफोलियो में जाके। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये रहा पोर्टफोलियो हमारा, इस पर हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा हैवी हो जाने के बाद जैसे थोड़ा सा स्लो होता है और थोड़ा सा नेट की भी इशू होती है। आजकल पता ही है कितना स्पीड रहता है नेट का। खुल जा भाई, फटाफट खुल जा। देखो ओपन हो गए। ये हमारा 200 स्टॉक का यहाँ पे लिस्ट आ गई जो हमने निफ्टी 200 में डाला था, ठीक है जी। ये हो गया। अब जैसे किसी को अगर F&O की बात करें तो F&O का अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो याद रखना इसका ISIN जो है ना वो जनरेट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी करके दे रखा है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। चलो मैं उसको भी इम्पोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उस स्टॉक का नाम से वगैरह याद है। तो मैं जब सिलेक्शन में जाऊँगा तो उस स्टॉक को सिलेक्शन कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। मैं इसको ISIN F&O वाले का मैंने एक लिस्ट बना रखा था, मैं यहीं पे लिखता हूँ। मैं ये आपको दे दूँगा F&O ISIN F&O ISIN नहीं आ रहा, ये रहा आगे, ये वाले सीट है कहीं पे होगा, हमने रखा होगा, ठीक है जी। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। ये आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक कर लेना। मुझे इसको किस में इंपोर्ट करना है जी, मुझे इसको इंपोर्ट करना है F&O NSE में। मैंने यहाँ पे गया, नेक्स्ट कर दिया। अगेन वही सेम चीज़, रटा या जो स्टेप है वो आपका हो जाएगा। सारे के सारे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बॉटम में चले जाना है, फिर बॉटम में जाके नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद सारे के सारे स्टॉक का नाम आ जाएगा, वो जितने भी स्टॉक का नाम आ गए फिर से अगेन सारे स्टॉक को सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बॉटम में जाके और इसको इंपोर्ट पोर्टफोलियो कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वो काम उसका चलता रहेगा, ठीक है। ये अपना चलता रहेगा, हम इसको देखते रहेंगे। हम फिर से दोबारा वापस आते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये रहा हमारा पोर्टफोलियो, इसके बिना चल नहीं पाएंगे क्या, ये चलता रहेगा, इसको वेट करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि इंपोर्टिंग 144 सिंबल्स, यानी कि F&O नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड होने वाले जितने भी स्टॉक है वो टोटल 144 है आज के डेट पे अपडेटेड डेटा, ठीक है जी। ओके, इसको जब भी नोटिफिकेशन आए वेट कर देना, ताकि वो सारे के सारे प्रोसेसिंग करके वो इंपोर्ट कर ले। जैसे इंपोर्ट हो जाएगा ये आइकन जो है ना ये ऑटोमेटिक यहाँ से अपने आप गायब हो जाएगी, ठीक है। चलो हो जा फटाफट जाए, तब हम लोग आगे बढ़ते। अब हम लोग अगले पोर्शन पे आते, तब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, हम लोग तब तक दूसरा टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमने आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना सिखा दिया, ठीक है जी। इसमें जो हमने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, अगर किसी को लगता है कि हम ब्रोकर में भी जाना चाहे तो आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे भी कर सकते हो, लेकिन ब्रोकर पे आपको एक एक करके ही जाना पड़ेगा, उसमें टाइम टेकिंग होगा, ये चीज़ याद रखना। अगर आपको लगता है नहीं हम तो जीरोधा पे ही करेंगे, तो आप देखिएगा जीरोधा का जो ये लिस्ट है ना, जीरोधा का जो ये लिस्ट है आप देख सकते हैं। इसमें ये जो हम जीरोधा की बात करें, इसमें देखो, इसमें टोटल 5 वॉच लिस्ट होगा। इस 5 वॉच लिस्ट में आपका एक वॉच लिस्ट में 50 आपको अलाउ करता है, 50 स्टॉक। तो जैसे किसी को निफ्टी 50 पे अगर आपको एनालिसिस करना हो निफ्टी 50 के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, 50 स्टॉक तो इसी में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक वॉच लिस्ट में आपको 50 देता है। वैसे भी देखो टोटल 5 वॉच लिस्ट है और सब में 50-50 देता है। अगर तो 250 स्टॉक तो आप यहाँ पर भी क्या कहते हैं 250 स्टॉक तो यहाँ पर भी आप
वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, एक वॉच लिस्ट तो हमें ट्रेड करने के लिए जो डेली बेसिस पे होगा, डिलीट होंगे, ऐड होंगे, वो होना चाहिए, तो एक तो पूरा खाली होना चाहिए। एक हमारे को इंडेक्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार इंडेक्स को भी नोटिस करते रहना होगा, क्योंकि उसी इंडेक्स से हम अगले दिन के लिए मोमेंटम को डिसाइड करते हैं। जैसे आप देखते हो आज के रेट पे अगर आप चेक करते हो तो निफ्टी आईटी देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर मोमेंटम देखा जाए जो अपसाइड के लिए था वो था हमारा निफ्टी ऑटो की बात करो, देखो 4% का अप है, यानी कि ऑटो सेक्टर जो है वो 4% अप हुआ था। तो हम कह सकते हैं कल भी इसमें अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। अब निफ्टी ऑटो में कौन सी वाले स्टॉक लेना चाहिए, वो तो आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट का जो हमारा प्रैक्टिस है उसको करके ही सोचना चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं, है ना। ओके जी, अब हम बात करें अगर कि जैसे कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक हमारा -2% था, तो इस बैंक में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले दिन निगेटिव के लिए सोच सकते हैं। तो अब इसमें कौन सी बैंक निगेटिव था अगर ये देखना है तो फिर या तो फिर आपके पास एक बैंक निफ्टी का अलग से एक वॉच लिस्ट होना चाहिए, उसमें से फटाफट आपका हो जाएगा। जैसे कोई अगर बैंक निफ्टी पे ज़्यादातर ट्रेड करते हो आप, तो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी में टोटल 12 स्टॉक का लिस्ट है, उसमें आपको दिख जाएगा, उसका आप यहाँ पर वॉच क्रिएट कर सकते हो। तो इंडिविजुअल छोटा छोटा स्टॉक है तो आप इसमें क्रिएट कर लो, या आप अगर ज़्यादा स्टॉक में एक साथ एनालिसिस करना चाह रहे हो तो आप क्या करिए, investing.com पे आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके एनालिसिस कर सकते हो। अब हम अगर आगे बात करें तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है जी। और एक है हमारा व्हिच टेक्निकल इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में हमें कौन सी, तो हम एक काम करते हैं, 5th टॉपिक को हम लोग पहले ले लेते हैं, 4th को हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको पता होगा तो सिलेक्शन करने में आपको जो होगा वो आसानी होगा। ओके, देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे को एक हेल्प करता है कि हमें कौन सी स्टॉक को बाई करना चाहिए, किस लेवल पे बाई करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए। जैसे हम टेक्निकल इंडिकेटर में क्या कहते हैं, देखो एक तो आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन होती है ना, एक लाइन हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, अपवर्ड लाइन बनाते हैं, डाउनवर्ड लाइन बनाते हैं, या फिर किस तरीके से जो लाइन बनाना, जो आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट वाले जो मैंने लेक्चर जो एपिसोड 1 है उस एपिसोड 1 में, या एक अलग से भी हमारा जो कैंडलस्टिक चार्ट वाले जो वीडियो था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ किया है, उसमें भी आपको ये सारा चीज़ डिस्कशन करा हुआ है। आप चाहो तो सीधा क्या कर सकते हो, इस वीडियो से आप देख सकते हो वो ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं वापस, एक मूविंग एवरेज होता है एक टेक्निकल इंडिकेटर, एक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक होता है MACD, एक है बॉलिंगर बैंड। ये सारे जो है ना टेक्निकल्स इंडिकेटर्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको सिंपली बताऊं, अभी फ़िलहाल आप इनिशियल लेवल पे कुछ भी मत देखो, मैं आपको सिंपली बताऊं, मैं आज के रेट पे कुछ भी नहीं देखता, जबकि मुझे मालूम सब है लेकिन फिर भी नहीं देखता। हाँ, एक फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट जो परसेंटेज लेवल है उसको आप ज़रूर लगा सकते हो, देख सकते हो। ये क्या होता है ये बाद में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। ये आपका हर जगह पे लगेगा, आप उधर investing.com पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं निफ्टी की ही बात करूँ, जैसे मान लीजिए हम निफ्टी में है, इसमें फिबोनाची कुछ होते हैं, एक परसेंटेज लेवल होते हैं। मैं इसको आप ऐसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी कुछ डायग्राम पे कुछ भी ड्रॉ करना हो ना, इस पर आप यहाँ ड्रॉ पे जाइए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखेंगे, वैसे ही investing.com पे भी दिखेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो जीरोधा का वेबसाइट नहीं है, इसलिए तो मैंने उसमें तो जीरोधा में तो हमारा अकाउंट नहीं है, तो जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस ब्रोकर में सारे ब्रोकर आज के रेट पे आपको चार्ट देते हैं। ये दूसरी बात है, कितना इजी वे में आपको नहीं देता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चार्ट एनालिसिस कीजिए investing.com में, जहाँ आप ट्रेड करना चाह रहे हो जिस ब्रोकर में, वहीं पर ट्रेड कीजिए। देखो कभी भी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जीरोधा बहुत बढ़िया है तो हम यहीं करेंगे। बहुत बार जब फंसते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है सबकी, हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है जब ये 1-1 2-2 मिनट जब हैंग करता है। कैसे, अब मैं जो पीछे जब एक बार ट्रेड लिया था जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट भी डाला, मेरे को प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इसका होता क्या है, आप अभी भी डालो जीरोधा वाले की, एक प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा। जो BTST STBT करते 9:15 से लेके 9:16 तक या 9:17, यानी कि फर्स्ट 2 मिनट या 1 मिनट जो होते हैं ना, इसका ऑर्डर ही अपडेट नहीं होता है। आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, मान लीजिए आपने सेल करना चाहा, अब वो मॉडिफिकेशन पेंडिंग है, अब आपको उसको अपडेट होने में लग गया 30 सेकंड। यहाँ मार्केट में तो 30 सेकंड में तो सब चीज़ निकल गए, यहाँ 10-10 सेकंड जो होते हैं ना काफ़ी हो जाता है, तो इनिशियली इसका हैंग करता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखो सीखना अलग चीज़ है, कमाना अलग चीज़ है। आप सीखने के लिए फोकस करें तो सीखने के लिए जो है आप वहीं से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं तब भी आप सीख सकते हो, और ऐसा नहीं कि ये ब्रोकर जो भी कुछ है ना, ठीक है, ये
मैं कोई किसी का ना तो प्रमोशन करने आया हूँ ना तो कुछ, मेरा सिंपल से एक ही चीज़ होता है, न्यूट्रल होके बात करना, एक ऑनेस्ट रहना, जो ईमानदारी है। क्योंकि मार्केट में मोर देन 90% स्टॉक मार्केट के जो एडवाइज़र होंगे या जो आपको सलाह दे रहे हैं ना, वो मोर देन 90% जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छुपा हुआ है हर जगहों पे, और आपको उस स्वार्थ के हिसाब से आपको क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, सिंपली वो चीज़ याद रखिएगा। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ, आपके पास जो ब्रोकर है आप रखिए, आप थोड़ा सा जब ट्रेड करोगे उस ट्रेड के बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सी ट्रेडर अच्छा, और सीखने के लिए कोई ब्रोकरेज बहुत मायने नहीं रखता है। आप कहते हो कि ब्रोकरेज इसमें सस्ता है किसी और में महंगा है, आप बैंक के पोर्टल पे चले जाइए, आप HDFC सिक्योरिटी लीजिए, ICICI डायरेक्ट ले लीजिए, ठीक है, किसी के भी पोर्टल पे चले जाओ, ब्रोकरेज ज़्यादा है। तो आप इनिशियली कितना ट्रेड करोगे बताओ, सीखना है ना, सीखने के लिए जब आप ट्रेड कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे उस टाइम तो आपको सब चीज़ अपने आप नॉलेज हो जाएगा। चलो वापस आते हैं हम लोग। हाँ जी, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे फिबोनाची की बात कर रहे थे, तो ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ गए, फिबोनाची ये रहा, ये वाला जो होती है ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पर बहस करूँगा तो बस सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको इस पर नॉलेज अभी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक जो टॉप लेवल होते हैं ना, टॉप लेवल से लेके आप नीचे के जो बॉटम जहाँ बना रखा है उस बॉटम के लेवल तक, अब इसमें क्या है कि बॉटम लेवल हमारे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलो मैंने बॉटम लेवल पे खींच के यहाँ पे डाल दिया। इसमें कुछ एक गोल्डन रेशियोज होता है, वो गोल्डन रेशियोज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं हो सकता है तो ठीक है मैं फिबोनाची पे भी देख लूँगा। ये देखो मेनली क्या होता है, 38.2% से 61.8% जो होते हैं एक गोल्डन रेशियो माना जाता है। जब कोई भी स्टॉक गिरता है तो देखो ऊपर की तरफ जाके 38% पे बाउंस वो लेगा। तो ये देखो डे की चार्ट अगर आप देखते हो तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो 38% का लेवल था ना, वो 38% के लेवल पे जब पीछे से नीचे से आ रहे थे तो वहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहा था, और जब इसको क्रॉस किया तो 50% के आसपास जाने वाला था, लेकिन 50% नहीं गया। चलो हम इस पर एक हम अलग से टूल बना देंगे। बस मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है, किसी को बॉलिंगा बैंड यूज़ करना है, बॉलिंगा बैंड भी क्या हो जाएगा, आप स्टडीज़ में जाइए देखिए बॉलिंगा बैंड दिख रहा होगा आपको, इस तरीके का बॉलिंगा बैंड दिख जाता है। इसमें मेन चीज़ जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक ये मूविंग एवरेज यूज होते हैं, ये जो आपका यूज हो रहा है ये मूविंग एवरेज यूज होगा, जिसमें 20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज हो रही है। आप देखोगे जो हमारा मूविंग एवरेज का लाइन होगा ना वो यहीं जाएगा। अब 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर लेते हैं, और यहाँ माना जाता है कि हमारा जो स्टॉक होते हैं इन्हीं दोनों के बीच में रह सकता है, इसको कहते हैं बॉलिंगा बैंड। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन की लेवल जो है बढ़ा सकते हो। जैसे आप इसमें जा सकते हो एडिट सेटिंग में जाके, ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये 2 की जगह 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो वही हो गई, समथिंग के सामने बीन बजाना, हमने डाल दिया दिख गया, मतलब कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने बोला है बस आपको एक झलक दे दिया है कि हाँ ये सब चीज़ होता है। अब भी इग्नोर एक एक स्टेप में, चलो कोई बात नहीं, आप अगर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो सीखने के लिए तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने एक ही चीज़ सोच रखा है, देखो अगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन बैठा हुआ है, जहाँ पे सब लूटने की और सबको डुबाने की बात करते हैं, वहाँ पे अगर मेरे कुछ घंटों लगाने से अगर आपका कुछ भला हो सकता है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग देखते हो चैरिटी भी करते हैं, मैं कहीं ना कहीं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, ताकि आप कम से कम ऐसे गलत लोगों के दलदल में या गलत लोगों के चुंगल में ना फंसो, जो कि आप अपने इतने मेहनत के पैसे लगाने की कोशिश करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड डेविएशन आता है जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं। या किसी को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह समझना है तो आप एक काम कर लो, SFM के लेक्चर रिवीजन लेक्चर प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मेंबर्स को देखता हूँ, 2-4 तो एक इंजीनियर है, एक किसी मेडिकल का स्टूडेंट है जो MBBS कर चुका है, MD करने के लिए था, वो भी कहते सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है। 4-5 मुझे अभी नाम याद आ रहे, ये लोगों को मैं इतना देखता हूँ, सीखने की चाह है। मेरे लाइब्रेरी में जितने SFM के लेक्चर्स वगैरह वो सारे बैठ के देखा हुआ है, कहते सर मैंने यहाँ से ये सीखा, यहाँ से मैंने ये सीखा। ये होता है सीखने की एक चाह, अच्छा लगता है। एक जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है कोई एक, जो भी पीछे कॉल कर रहा था, वो रेशियोज़ का सारे लेक्चर देख रहे हैं जो हमने CA इंटरमीडिएट, जो कि जिसको ना CA बैकग्राउंड से उसको बता दूँ, CA CPT होता है जिसको फाउंडेशन कहते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। सेकंड लेवल के मैंने 7-8 लेक्चर डाल रखा है, जिसमें पूरे बैलेंस शीट का एनालिसिस वगैरह कर रखा है, सारे वीडियो देखे जा रहे हैं। चलो वापस आते, हमने प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो
तो उसमें आपको क्या होगा कि पोर्टफोलियो का रिवीजन दिखेगा, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बता रखा है। उस स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर याद रहेगा अगर आपको, तो कल के डेट में अगर बोलिंगर बैंड वगैरह होगा वो सब आपको समझ आ सकता है। ठीक है, मैंने इसको भी अभी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल टूल है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन सिंपली बोलूँगा, सब कुछ को इग्नोर करिए, बस दो चीज़ याद रखिए। एक मूविंग एवरेज लगा के रखिए, जैसे हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, मेरे पास 6 मूविंग एवरेज लगे होते हैं, वैसे एक मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन बनाइए, बस आपका काफ़ी है। जैसे ट्रेंड लाइन किसी को इसमें बनाना हो कि अच्छा निफ्टी का मुझे रेसिस्टेंस सपोर्ट ढूंढना है, तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। जैसे कैसे आपको एक ट्रेंड वो लाइन बनानी है, तो एक लाइन यहाँ से लीजिए, एक यहाँ पे क्लिक कीजिए लोअर लेवल पे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन बन रहा था उधर से, लेकिन अब इधर से देखा जाए, इसको देखो, बोलोगे आपने कैसे लगाया। आज का जो क्लोजिंग हम लोग देखें ना, तो इससे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन बनता है, थोड़ा सा और इसको छोटा करके देखूंगा, मतलब और प्रिसाइज हुए में, तो मुझे आवरली ग्राफ पे जाना पड़ेगा। तो मैं आवरली ग्राफ के बेसिस पे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो आवरली ग्राफ पे थोड़ा सा आपको ये वेरिएशन दिख रहा होगा, क्योंकि हमने एक तरीके से लगा नहीं पाया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन आप अपना ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, एक तो इधर से भी जा सकता था, ये बहुत नीचे हो गए, ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोजिंग दिया है, तो अगले दिन नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है, ये इंडिकेशन दे रहा है। चलो ये सब तो आपको ड्रॉ करने आता है। वापस आते हैं, तो हम जो बात कर रहे थे अभी इसमें, एक आपको RSI क्या होता है, ये 80 और 20 नॉर्मली और 70-30 का एक रेशियो होता है, उस सब हम बाद में बता देंगे आपको। MACD, बोलिंगर बैंड, फिबोनाची, ये सारे सब कुछ चीज़ जो है जिसको यूज़ करके आप अपना रेशियो बढ़ा सकते हो। लेकिन फिलहाल आप दो चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, एक मूविंग एवरेज और एक ट्रेंड लाइन जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे थे, वो ट्रेंड लाइन सीधा सीधा रेसिस्टेंस सपोर्ट ढूंढिए, वो आपका काफ़ी है। चलिए अब हम ऊपर आते हैं वापस, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, देखिए ये जो टेक्निकल इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे ना, ये टेक्निकल इंडिकेटर पे हर एक इंडिकेटर पे आपका 2-2, 5-5 घंटे डिस्कशन हो सकती है प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ। तो लाइव एग्जांपल में करने में देखता हूँ टाइम जैसे मिलेगा, आप लोग के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अभी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बता दूँ। लेकिन मैं तो कभी कुछ नहीं यूज़ करता, मैं तो सिंपल यूज़ करता हूँ, मार्केट का क्या प्राइस मोमेंटम है और मूविंग एवरेज क्या है और लाइन क्या कहता है, ट्रेंड लाइन जो हम रेसिस्टेंस सपोर्ट ढूंढते, मैं इसी 3 चीज़ को यूज़ करके काम करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। चलो तो आते अब सिलेक्शन की बात कर रहे थे हम स्टॉक को कि कैसे सिलेक्शन करेंगे। देखिए मैं बता दूँ आपको, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप जाइए फिर से वही जो हमने अभी पोर्टफोलियो क्रिएट किया था वहाँ फटाफट चले जाए। ठीक है, देखो ये इंपोर्ट हो चुका है हमारा, हम चले जाते हैं पोर्टफोलियो में। यहाँ गए हम लोग, हमने 2 पोर्टफोलियो बनाया था। मैं जाता हूँ किस पे, F&O पे जाता हूँ। F&O, FN का मतलब एंड है, और वो देखिए इसमें क्या है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। नाम पे क्लिक करोगे ना, इस नेम पे, तो ये ABCD अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। देख रहे हो, A से स्टार्टिंग हो गई, या फिर एक बार और करोगे तो Z से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कभी कभी आपको नाम ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि 200 इसमें 144 स्टॉक है, तो आप इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हो। सिंबल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जिस कॉलम की ज़रूरत नहीं उसको आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से कस्टमाइज़ करके। जैसे मैंने कस्टमाइज़ किया, यहाँ से मुझे लगता है कि देखो सिंबल की ज़रूरत नहीं, हटा दिया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की ज़रूरत है हमें, यहाँ पे देखो हाई की भी ज़रूरत है, ओपन कितने पे हुआ ज़रूरत है, लो की भी ज़रूरत है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ और अमाउंट कितना चेंज हुआ ये भी ज़रूरत है, वॉल्यूम की भी ज़रूरत है। टाइम कौन सी टाइम पे, टाइम से क्या करना है, जब हम जिस दिन देख रहे हैं उसी दिन का होगा, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये देखो यहाँ से हमारा सिंबल हट गया, अब सिर्फ इतना ही रह गया। आप चाहो तो इसमें से और कुछ हटाना चाहते हो हटा सकते हो, इसको और सॉर्टिंग कर सकते हो। देखो अमाउंट के बेसिस पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो पूरे के पूरे 144 स्टॉक में सबसे ज़्यादा टॉप गेनर जो था आइसा मोटर था। आइसा मोटर जो है सीधा 3% का टॉप गेनर था, अमाउंट के टर्म में सबसे ज़्यादा ये था। लेकिन परसेंटेज के टर्म में हो सकता है टॉप गेनर कोई और हो। परसेंटेज के टर्म में 8% का टॉप गेनर था वोडा आइडिया, लेकिन इसका अमाउंट तो सिर्फ 35 पैसे ही अब था। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे 144 स्टॉक में आपको सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक एकदम से आपके सामने आ गए सेकंड में। तो सिलेक्शन करने के लिए सॉर्टिंग का जो मेथड था ना, ये बहुत बेनिफिशियल था। और याद रखिएगा ये सॉर्टिंग आप यहाँ पे निफ्टी में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे यहाँ पे इसमें पहला वॉच लिस्ट मैंने रखा है जिसको ट्रेड करता हूँ उसके लिए।
फिफ्थ स्टॉक वॉच लिस्ट है मेरा इंडेक्स पे। इंडेक्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किसका मोमेंटम कैसा है, वो हम देख सकते हैं। अब मेरा जो बाकी तीन जो स्टॉक है ना, तीन जो लिस्ट है उसमें सारे F&O का स्टॉक लगा हुआ है कि 150 के स्टॉक है ना आसपास, 150, तो 150 में से 50 50 50, तो मैं F&O का स्टॉक का वॉच लिस्ट यहीं पे क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करने में आपको टाइम लगेगा, समझ में आ गई बात। लेकिन अभी भी जब मुझे कम टाइम होता है तो क्योंकि 3 वॉच लिस्ट में देखने से ज़्यादा अच्छा क्या है, 1 सेकंड में यहीं से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्रिएट करके रखा हूँ, कम टाइम होगा और ज़्यादा टाइम। अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो मैं उधर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया चार्ट उधर दिखता है। वापस आते हैं हम लोग फटाफट। तो हम बात कर रहे थे जैसे इसमें आइए, इसमें भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें जो 50 स्टॉक है, इस 50 स्टॉक में से सबसे इसको सॉर्टिंग करता हूँ मैं परसेंटेज के बेसिस पे। ये देखो कह रहा है सॉर्ट बाई परसेंटेज चेंज में करता हूँ, ठीक है जी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो परसेंटेज के बेसिस पे हो गया। और जिसमें सॉर्टिंग हो गया उसको सेव करना है, यहाँ से मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो हमने अभी सॉर्टिंग किया है उसमें क्या है, सबसे टॉप देखो इस पूरे जो 50 स्टॉक में कैस्ट्रॉल इंडिया जो है ये 5% नीचे था और BPCL हमारा 3% नीचे था। और जिसमें से आप देखोगे तो हमारा बजाज ऑटो 6% ऊपर था और चोला फाइनेंस। इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो आइए वापस, यहाँ हमारा 50, जैसे आप अगर 200 स्टॉक की बात करें तो इस 200 स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अप था हमारा, सबसे ज़्यादा जो अप था वो 8% वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी 200 में भी। और सबसे नीचे जो था 5% AU स्मॉल बैंक फाइनेंस। और F&O स्टॉक में देखो 144 में, तो इसमें जो हमारा परसेंटेज डाउन था सबसे नीचे जो था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, ठीक है जी। ये तो मैंने कुछ फीचर्स बता दिया। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। लेकिन एक और भी चीज़ होता है, वॉल्यूम तो क्या है कि ये तो आपका जैसे अब जो सस्ता होगा उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा ही होगा, और जो महंगा होगा वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम के क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप चाहो तो यहाँ के वॉल्यूम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ग्राफ पे वॉल्यूम आ जाएगा ना, वो हमारे काम का है। डेली बेसिस पे जितना वॉल्यूम है, क्या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए ये तो हमने कुछ फीचर बता दिया। अब हमें क्या करना है, चार्ट पे जाना है। जब भी एनालिसिस करना है सिलेक्शन के लिए कि कौन सी स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है, तो हम जाएंगे चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट पे जाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए चार्ट दिखाने का इसका जो फैसिलिटी मतलब कितना बढ़िया फीचर है, वो क्या करेगा, चार्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये देखिए इधर पूरे के पूरे जो आपका 200 स्टॉक है ना, वो आपका एक लिस्ट में आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग करके आप आगे देख सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट लगा दिया, ठीक है जी। अब इसमें आप चाहो तो आप अपना मूविंग एवरेज वगैरह भी लगा सकते हो, देख लेते हुए मैं लगाने को। यहाँ से मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया। ध्यान रखना चेंज पे रखोगे तो अमाउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करके देगा, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। और परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज अप और डाउन के बेसिस पे वो सॉर्टिंग करके देगा, ठीक है जी। तो हम परसेंटेज पे अगर क्लिक कर दिए तो देखो सबसे ज़्यादा डाउन ये है इस F&O स्टॉक में, और अगर इस पर क्लिक कर दिया तो सबसे ज़्यादा आइडिया है। वैसे मेरे को आइडिया पसंद नहीं है, तो अभी तो हमने वॉच लिस्ट क्रिएट किया इसीलिए आइडिया दिख रहा है। अदरवाइज़ मैं आइडिया को क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। बोलोगे कैसे आप डिलीट करते हो, देखो जो चीज़ काम का नहीं ना, मैं अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखता। मैं आइडिया को कभी ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ अभी देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मैं सिंबल पर चला गया, मैं क्या करूँगा यहाँ से परसेंटेज चेंज के बेसिस पे नहीं, लास्ट ट्रेडेड के बेसिस पे इसमें वहीं से वो ज़्यादा अच्छा होता। मैं क्या इसमें सॉर्टिंग ना, ये LTP के बेसिस पे सॉर्टिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया। तो जो सस्ता जितना भी स्टॉक होता है ना, सबको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे येस बैंक है, मुझे ट्रेड नहीं करना, मैं यहाँ से सीधा क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। जो भी 50 रुपये से नीचे वाले स्टॉक होते हो मैं एक भी ट्रेड नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ उन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो जैसे अभी यहाँ पे था ना, हमारे को आइडिया नहीं लेना है, तो ठीक है ये आइडिया है, मैं डिलीट कर दिया मैंने। फिर मान लीजिए कोई, जैसे अभी हम नीचे जाते मुझे कोई दिख रहा है 48 रुपीज़ का, चलो अशोक लैंड तो फिर भी ठीक ही है, जो सस्ता है। लेकिन येस बैंक चलो ठीक है, रहने देते हैं, कम से कम मेरे पोर्टफोलियो में है तो कभी कभी देख लिया करूँगा। जैसे ये है GRM इंफ्रा 17 रुपीज़ का स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में मेरे को नज़र भी नहीं डालना है, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है जी। अब आइए और हम देखते हैं थोड़ा सा 22 रुपीज़ का भारत हैवी BHEL, यहाँ पहुँच चुके 22 रुपीज़ पे। हे भगवान कहाँ पहुँच गए, मैं बहुत दिनों से मार्केट देख नहीं डाला है। NCC 23 रुपीज़ पे पहुँच चुका है, हे भगवान। वो तो आप लोगों की वजह से मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं तो सब चीज़ देखना छोड़ चुका हूँ जी। क्या बात है, टाटा पावर 27 रुपीज़। ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स वगैरह, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, जो नहीं ज़रूरत है डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आते वापस हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, ध्यान से देखिए। अब बस अब इसको समराइज़ करेंगे, चार्ट पे आ गए।
चार्ट हमारे को क्या हो गया, एक यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट खुला हुआ है और राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे सारे स्टॉक है। ठीक है, आप इसको फुल करके देखना चाहो तो यहाँ से पॉप आउट कर लोगे तो फुल स्क्रीन में दिख जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे ना, आपको यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इतना स्पेस है, राइट हैंड साइड में है, तो इस सबको फुल करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। लेकिन मैं फुल स्क्रीन करूँगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे को ऑपरेट करने में, इसलिए मैं फुल स्क्रीन नहीं कर रहा। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे चार्ट का आपका सिंबल बदल जाएगा। ये सब जो है ना ड्राइंग करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, कैसा ड्रॉ करना चाह रहे हो। देखो ये अलग अलग टाइप के आपका ड्राइंग है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो किस तरीके का ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, ट्रेंड एंगल, हॉरिजेंटल लाइन आप ड्रॉ करना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है जी, तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिए। ये प्लस साइन से आपका क्या हो जाएगा, चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमें लगता है कि 137 जो है इसके लिए रेसिस्टेंस बन रहा है। जिस दिन ये 137 के ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। वो सब चीज़ सेम है, वो कोई रूल हमारा चेंज नहीं हुआ। ये चीज़ याद रखना। ये कौन सी है, आरबीएल बैंक। वैसे भी आरबीएल बैंक जो है ना ख़त्म हो चुका है। नहीं, आरबीएल बैंक तो फिर भी ठीक है। इंडसइंड बैंक ख़त्म हो चुका है। ऐसे स्टॉक में हमें दिमाग भी नहीं लगाते। ठीक है जी, चलो वापस आते हैं हम लोग। ये बोल रहा है क्या, इसको रखना है या आपको डिलीट करना है। जो हमने अभी ट्रेंड लाइन बनाया था, हम कहते चलो डिलीट कर दे भाई, तो इसको डिलीट कर दिया। आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था मूविंग एवरेज का। ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ कैसे लगाएंगे, इसमें जाइएगा इंडिकेटर्स में, है ना। अब कितने मूविंग एवरेज लगाना है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मूविंग एवरेज। ठीक है, मान लीजिए अभी 6 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 मूविंग एवरेज हमने डाल दिया। बोलोगे कहाँ डाला अभी, तो फिर अब यहाँ से सेटिंग मिलाना पड़ेगा ना, इसका थोड़ा सेटिंग अलग होता है। ये देखो हमारे सामने 6 लाइन आ गई। हम एक एक करके देखते हैं। हम जो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं 10 20 30 50 100 200, 10 20 30 50 100 200, 6 मूविंग एवरेज। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 200 से। ठीक है जी, यह है हमारा इनपुट जो है ना 200 दिन का मूविंग एवरेज है हमारा। 200 दिन का मूविंग एवरेज हो गई। स्टाइल में क्या है देखो, ये जो होते हैं ना, ये लाइन कितना मोटा रखना है पतला रखना है, देख रहे हो आप, चेंज हो रहा होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा बीच वाला लाइन जो है ना विजिबल होता है। आप 200 दिन के मूविंग एवरेज, मेरा जो स्टाइल है ब्लैक रखने की, मैंने ब्लैक रख दिया ताकि मुझे याद आ जाएगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज मेरा ब्लैक लाइन है, मैंने कर दिया ओके। ठीक है, 200 दिन का मूविंग है। ये देखो फर्स्ट वाले जो है ना यहाँ, ये 165 कहाँ से आ गया, मैंने 165 कर दिया क्या, ओके। ये 165 नहीं, ये मुझे 200 डेज़ का करना था। चलो ब्लैक लाइन जो हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज हो गए। ये देखो पहला मूविंग एवरेज हमने ये लगाया। दूसरा मूविंग एवरेज पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा मूविंग एवरेज पे जाएंगे, ये हमारे 100 डेज़ का लगाना है। ठीक है, 100 डेज़ का मूविंग एवरेज कौन सी कलर लेंगे हम, 100 डेज़ के मूविंग एवरेज यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाले कलर जो है ना, आप ऐसे एक लाइन से मूव करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मूविंग एवरेज आ गया ये कलर। इसको हम लाइन जो थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज 200 100 हो गए। अब ये वाले पे आते हैं, इसके सेटिंग पे ऐसे क्लिक करेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे होता है, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रखा है मूविंग एवरेज पे, तो अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मूविंग एवरेज पे अकेले यहाँ 1-2 घंटे डिस्कशन करने पड़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी और बढ़ेगा। वैसे मूविंग एवरेज पे आप प्लेलिस्ट में जाके मार्केट ज्ञान के एपिसोड नंबर 2 जो होगा, वहाँ पे हमने मूविंग एवरेज पे बहस किया है, या फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, एपिसोड 2 पे हमने बहस किया होगा। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हमने क्या करा, यहाँ से ये वाले कलर ले लिए, तो ये हमारा आ जाएगा कौन सी, 50 डेज का मूविंग एवरेज। अब हमने क्या ले लिया, 50 के बाद आते हैं हमारा 30 डेज़ का मूविंग एवरेज। हमने यहाँ 30 डेज़ का मूविंग एवरेज ले लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हो गया 30 डेज़ का मूविंग एवरेज। फिर से देखता हूँ, 100 50 30, ठीक है, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज। ये लाइन हमने यहाँ कर लिया, इसको भी कर लिया। चलो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज भी आ गए। अब हमारा रहता है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ से 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। फिर स्टाइल पे आ जाते हैं। अब ये हमारा लाइन कलर आ चुका है। अब हम लोग 20 पे ये कर सकते हैं, थोड़ा सा बीच में वो दोनों जो था ना सिमिलर कलर दिख रहा था तो दिखता नहीं, इसीलिए हमने ये कलर कर दिया। ये हमारा ये लाइन आ गए और ये लाइन आ गए 20 डेज। ठीक है, ये हमारा 20 डेज हो गए। अब लास्ट में रह गए 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने कर दिया 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। स्टाइल में जाके हमने कर दिया, ये कलर हो चुका था, अब ग्रीन की जगह ग्रीन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा, ये वाले कलर आ गए। हमने ये सेट कर दिया। अब याद रखना, एक बार जब इतना मेहनत कर लिया ना तो ये खो ना जाए, क्योंकि जब ये ग्राफ रिफ्रेश होगी ना तो ये सब गायब हो जाएगी। तो इसको सेव कर लेना चाहिए। सेव कैसे करोगे, यहाँ जाओगे, इस पे जाके यहाँ पे सेव करिए। इसका नाम रख दीजिए, हमने रखा है 6 मूविंग एवरेज।
6 मूविंग एवरेज हमने डाला है और लिस्ट वॉल्यूम भी है इसमें, तो वॉल्यूम डाल दिया। बाकी कोई इसमें इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, आप और भी इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा सेव हो गया और जो व्यूज आपका होगा यहाँ पे, यहाँ से आपका आ गया। मान लीजिए इसमें RSI भी कोई लगाना चाहता है तो आप यहाँ पे जाके RSI भी अभी मैं लगाना, अभी पता नहीं कुछ आपको, बस ऐसे ही मैंने बोला कि अगर ये भी लगाना है किसी को, ठीक है, तो RSI ऑटोमेटिक 14 दिन का लगता है, तो ठीक है 14 दिन के मूविंग एवरेज पे नीचे आपको इसमें आ गया होगा। ये देखो, ये आपको आ गया। इसमें सेटिंग होता है कि आप कितना दिन का रखना चाहते हो, अपर और लोअर, 80 और 20 हो सकता है, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाके मिला सकते हो। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है जी, हम ऊपर रखना चाहते हैं 80 और नीचे रखना चाहते हैं 20, ठीक है। एक लाइन में अगर किसी को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 20 के आसपास जब वो RSI का लाइन टच करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, 80 का लाइन आसपास टच करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। पेंडुलम की तरह अप एंड डाउन होते रहते। इस पर ज़्यादा डिटेल जानना, बस एक कम से कम इतना लगे ना कि हाँ हमें कुछ पता है, ठीक है। ये कर लिया। ये भी लाइन थोड़ा सा हमने, चलो इसका तो पतला ही लाइन रहने देते, ये अपना लाइन जो भी बनाते ओके कर दिया। अब देखो यहाँ से आपको नीचे अगर चेक करोगे, ये देखो ये लाइन आ गई आपकी, ये जो है RSI 14 डेज का। अब आपको ये भी सेव करना है तो ये अलग व्यूज़ में आप सेव करना चाहो तो आप इसको अलग व्यू में सेव कर सकते हो। जो हमने पहले किया था 6 मूविंग एवरेज तो था ही हमारे पास, है ना। आप इसको अलग भी सेव एज भी कर सकते हो, इसको दूसरा भी सेव कर सकते हो। तो कहता है कौन सी सेव करना है, तो हम कहते हैं 6 मूविंग एवरेज और RSI, ठीक है। 6 डेज का मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और RSI है, ये भी हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेव लिस्ट आ गए, 2 सेव लिस्ट आ गए। देखो यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो हमारे पास 2 सेव लिस्ट है। कैसे, एक 6 मूविंग एवरेज डाला था, ये सब जो पहले हमने सेव करा होगा वो होगा, तो आप यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है जी। ये 3 मूविंग एवरेज है, इसको भी हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिए और ये आ गए, ठीक है। अब एक चीज़ क्या होता है, हमने जिस स्टॉक पे अप्लाई करा है क्या वही स्टॉक पे आएगा, सब पे आएगा, सब पे आएगा, ये ऑटोमेटिक सब पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो ऑप्शन होता है ना, ये सब पे, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे सारे फीचर्स आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं, ये सब काम हमने तो कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन पे अब बढ़ना है आगे। हमने ये काम करके सेव कर दिया, अब हमें सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, है ना। अब चलिए वापस आते, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये जो परसेंटेज चेंज है ना, इस पर हमने परसेंटेज को पहले सॉर्टिंग कर दिया। ये क्या TCS, सॉरी ऊपर ये रहा 6% पे हीरो मोटर आ गए। इसको अब आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा जूम करना ना बड़ी मुश्किल होता है ग्राफ को। ये आप लोगों ने जब यूज़ करोगे तब तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। बहुत मुश्किल होता है इस सब को। आप चलो इसका एरिया थोड़ा मैंने RSI को छोटा कर दिया, वॉल्यूम का एरिया भी थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ से वॉल्यूम देखता रहेगा, ये वॉल्यूम का एवरेज भी लगा के दे रखा है आपको। देखो अब हमारे को क्या करते जाना है, बस ग्राफ एक बार हमारे स्क्रीन पे फिक्स हो गई इतने, ठीक है। डेली का ग्राफ है, ये डेली का कैंडल है। आप 15 डेज़ का भी ले सकते हो। देखो उस पर आप बहुत डिटेल में, हम जितना भी लंबा खींचेंगे तब तो खींचता रहेगा। अब 15 मिनट का कैंडल लेना चाहिए, आवरली कैंडल लेना चाहिए। इंट्राडे में अगर कोई यूज़ करना चाहे तो क्या होता है, डे के बेसिस पे आप सिलेक्शन कीजिए। जैसे आपको क्या करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आज आप क्या करिए, अब जैसे आज है, आपको टाइम नहीं मिलता है। अब आप आज आए हो, ऑफिस से आ गए या कहीं जो भी काम करते हो वहाँ से काम करके आ गए, तो अब आप क्या कीजिए, आज बैठ के सारे चार्ट, कम से कम 10-12 चार्ट को एनालिसिस करके अब 4-5 स्टॉक ऊपर के लिए, 4-5 स्टॉक नीचे के लिए आप सिलेक्शन कर लीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, मार्केट में जब भी ट्रेड करना है दोनों माइंडसेट रखना है, ना पॉजिटिव माइंडसेट ना निगेटिव माइंडसेट। सिर्फ बेयरिश नहीं रहना है, सिर्फ बुलिश नहीं रहना है, आपको हमेशा 2 ट्रेड लेके चलना है। यानी कि एक पॉजिटिव ट्रेड लेके जाइए, एक नेगेटिव ट्रेड लेके जाइए। आप जो भी मूविंग एवरेज पे प्रैक्टिस करोगे, आप 15 डेज मिनट के देखो, ये जितने भी मूविंग एवरेज है सारे हर एक मिनट पे काम करेगा। आप 15 मिनट के कैंडल पे लगाना चाहोगे, आप 15 मिनट पे भी काम करेगा। आप आवरली पे लगाना चाहोगे, आवरली पे भी काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मूविंग एवरेज पे अभी मैं अगर टाइम लगाऊंगा तो 1-1.5 घंटे मूविंग एवरेज पे ही निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मूविंग एवरेज पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर से अलग अलग। आपका इंटरेस्ट है, मेरे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटरेस्ट नहीं दिखता है, इसीलिए मैं भी क्या करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के आपके तक पहुँच ही जाऊँगा। सिंपल सी बात समझिए। वहाँ से क्या होता है, एक लगता है कि जानने के लिए कोई मेरा कोई वेट कर रहा है, तो मैं कैसे नहीं उसके लिए टाइम दे सकता हूँ। समझ में आ गई बात। चलिए वापस आते हैं। अब मैं वाइंड अप करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक रूल बता देता हूँ आप सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क था कि हम कैसे यूज़ करेंगे, तभी तो जब ये सब चीज़ पता होगा तभी तो आप किसी चीज़ को सिलेक्शन पर जाओगे। ध्यान से देखिए, अब रूल याद करते जाइए।
इंट्राडे में कभी भी ट्रेड करना है मोमेंटम स्टॉक चाहिए। मोमेंटम स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, चाहे खरीदने के लिए चाहे बेचने के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा चाहिए। जिस स्टॉक का वोलेटिलिटी ज़्यादा है उसी में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में पैसे बना सकते हो। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, या तो आप हाई स्टैंडर्ड डेविएशन या हाई बीटा स्टॉक ढूंढ सकते हो। उन सब चीज़ों को लेके अब चलो उन सब चीज़ों को कैसे ढूंढेंगे, ऑलरेडी मेरा जो पोर्टफोलियो का एक वीडियो बना हुआ है जिसको हमने जिक्र किया था, उसमें मैंने बनाने को दिखा रखा है। निफ्टी इंडिसेस से वहाँ पे आ जाता है। चलो मैं इसको भी बता दूंगा कभी आपको। हाई बीटा स्टॉक या हाई स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। तो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक होना चाहिए, ताकि हमें ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चल रहा है हम ट्रेड कर लेंगे, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बस बैठे रहेंगे, बोर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक सबसे चीज़ हाई मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए, वो ढूंढना बहुत आसान है। पॉजिटिव की तरह देखो, एक सेकंड में मैंने बता दिया पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक कौन सी है। ये रहा 7-8 जो सामने आपके दिख रही है, सारे पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक है। कल के लिए भी इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा। चलिए निगेटिव लिए सेलेक्ट करना है तो ये देखो, ये जो स्टार्टिंग के जो 2-3% वाले हैं ना, 1% से ऊपर वाले जो है 1% से ऊपर के मूवमेंट वाले जितने भी ये स्टॉक है, जैसे ये देखो ये -1 से ज़्यादा का डाउन साइड जितने भी है सारे हाई मोमेंटम स्टॉक आ चुका है। अगले दिन इसमें अप हो या डाउन हो, अच्छा खासा आपका मोमेंटम रहेगा। मेरा ये कहना है कि जो माइनस दिख रहा है, अगर कोई जैसे देखो कोई एक स्टॉक है, जैसे मान लीजिए मैं ICICI बैंक की बात करूँ, चलो इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ये आवरली ग्राफ है। अरे वाह क्या बात है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि सेल कैंडिडेट बनता है कल के लिए। बोलोगे कैसे बन दिख गया आपको, इधर देखते ही पता चल जाता है। ये देखो एक छोटा सा रेसिस्टेंस सपोर्ट बचा हुआ है, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आपने आवरली ग्राफ देखा। अरे डेली ग्राफ देखेंगे तो कोई अलग चीज़ थोड़ा ना आ जाएगा। डेली ग्राफ, आपको ग्राफ का मतलब पता है क्या होता है। इसी में क्या होगा, 5 घंटे का ट्रेड होता है, 5 कैंडल को मर्ज कर दो, एक दिन का बन जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होता है। ये जो लो है ना, ये लो अभी भी लो वही रहेगा, चाहे आवरली ग्राफ लीजिए चाहे आप कोई भी चार्ट लीजिए। मैं डेली पे चला गया, ये देखो अभी भी वो लो हमारा यही है और ये लो, यानी कि हम कह सकते हैं अगले दिन के लिए अच्छा खासा एक मोमेंटम, एक सेल कैंडिडेट बनता है हमारा ICICI बैंक। ठीक है, आज भी अगर कोई चाहता तो STBT कर सकता था। अगर निफ्टी कल 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तभी सिर्फ इसका पॉजिटिव दिखेगा, अदरवाइज नहीं। अब रहा सवाल क्या, देखिए हमने क्या बोला, सेल करना है नेगेटिव मोमेंटम स्टॉक, बाई करना है पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक। एक रूल ये हो गए, दोनों स्टॉक लेना है, दोनों ट्रेड लेना है हर दिन आपको। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, एक क्वांटिटी लेना है, 2 क्वांटिटी लेना है। आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करोगे 3-15 से पहले आप स्क्वायर अप करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट को स्क्वायर अप करने के लिए नहीं देना है, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसे लग जाए। क्योंकि हम जो बता रहे हैं सीखने के लिए, हम कमाने के लिए नहीं बता रहे। हम पहले ही आपको वार्न कर दिए थे, सीखिए, कमाना बहुत दूर है, बहुत लंबा समय है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कभी कमा लीजिएगा, पहले सीख के रखिए आप, जो कि हमेशा काम आएगा आपको। जैसे मैं सीख के रखा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, आज मैंने ट्रेड किया था वैसे रिलायंस में। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, बस ख़त्म करते करते। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। जिस चीज़ों में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं कभी भी आपको नहीं ट्रेड करने के लिए बोलता। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैं क्यों नहीं कॉन्फिडेंट था। अच्छा, इसी में हम आते हैं, इसी में हम आपको चार्ट दिखाए थे। चलो एक हो गया, ICICI बैंक यहाँ निगेटिव मोमेंटम दिखता है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिखता है, आप सेल के लिए कर सकते हो। अगले दिन क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगले दिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो आपको सेल नहीं करना है। सेल हमेशा कभी भी सेल करना है तो सपोर्ट के आसपास सेल करना है। मैं दूसरा रूल बता रहा हूँ। पहला रूल तो क्या बताया, हाई मोमेंटम स्टॉक लेना है। ठीक है, और उसको अगर पॉजिटिव है तो कोशिश करना है बाई की तरफ जाए, निगेटिव है तो कोशिश करना है सेल की तरफ जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना है, हमेशा 2 लेना है। दूसरा, अगर निगेटिव साइड स्टॉक सेलेक्ट कर ले हो तो आपको बेचना है सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट जो ब्रेक हुआ होगा ना, दोबारा जब सपोर्ट के आसपास आएगा, यानी कि जब एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो रेसिस्टेंस बनता है, आपको जब दोबारा रेसिस्टेंस के आसपास आएगा तब आपको बेचना है। ठीक है, चलो एक चीज़, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बेचना है, ओवरसोल्ड हो जाता है। यही सब चीज़ जो होता है ना, जब एक सपोर्ट से बहुत ज़्यादा नीचे होगा ना तो बेचोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अगर दोबारा सपोर्ट के आसपास आएगा तो आपको बेचना है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 0.5% अबव दी सपोर्ट। जो आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ था उससे 0.5% ऊपर का आप क्या कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस कभी भी होल नंबर मत लगाइएगा, होल नंबर नहीं लगाना है। जैसे आपका सपोर्ट बनता है 100 रुपये का, ठीक है, आपको 100 रुपये का सपोर्ट बनता है, मान लीजिए उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा चुका है। अब जब दोबारा वापस आएगा
तो 99.5 99.8 के आसपास बेचिए। आपको 100 पे नहीं लगाना है कभी भी स्टॉप लॉस। 100 से आप 0.5% ऊपर रख रहे हो तो 100.5 बनता है, 100.5 भी नहीं लगाना है, ठीक है। 100.5 तो चलेगा। अगर 99 बनता है किसी का सपोर्ट तो 100 के ऊपर लगाना चाहिए था स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी पहले कई सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखता है। चलो वापस आते हैं, अब हम लॉन्ग साइड की बात करते हैं। लॉन्ग साइड अब जैसे देखो शॉर्ट के लिए ढूंढना है। अब ये तो चार्ट तो देखना पड़ेगा। मैं सारे स्टॉक का चार्ट देख के आपको यहाँ पे 2 घंटे नहीं लगा सकता। इसके लिए या तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे एक एक चार्ट पे आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँ, ये हो सकता है। अब ये इसके लिए हम कमिटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को मैं देखता हूँ वीकली अगर कुछ लाइव आके हो या कैसे भी हो, एक एक चार्ट पर एनालिसिस करेंगे आधे घंटे, तो आपको ज़्यादा परफेक्शन आ सकता है। वैसे इतना भीड़ में 200 स्टॉक में 150 स्टॉक में नहीं हम प्रैक्टिस करा सकते। जैसे हमने एक स्टॉक खोला, हमें दिख गया तो हमने बता दिया। जैसे मान लीजिए ये है हमारा इन्फो एज इंडिया, नहीं इसमें देखो निगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे। बीपीसीएल सेल कैंडिडेट बनता है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे रखा है। अब आपको थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑयल की प्राइसेस में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आता है। मैं डॉक्टर रेड्डी की बात करूं, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी भी डेली कैंडल है ना, डेली मैं कह सकता हूं कि अभी ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे, मैं बता दूं आपको, मैं 3800 के नीचे का अगर क्लोजिंग दे तो इसमें सेल किया जा सकता है यहाँ तक के सब उसके लिए टारगेट के लिए, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये भी एक सेल की तरह बन रहा है। ये तो अब थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर बनाऊँ मैं, ये ट्रेंड लाइन शायद जाके एग्जैक्टली मैच करेगा शायद। मैं अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का सिलेक्शन इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करके जो मैक्सिमम टाइम जहाँ टच होगा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके रेसिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हो। मुझे लगता है ये वाले कैंडल के नीचे जाए तो इसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक में भी नीचे की चांसेस बनता है, ठीक है जी। और वैसे ही बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेज ऊपर है, सारे मूविंग एवरेज का सपोर्ट क्या कर चुका है, ये तोड़ चुका है, तो कोटक बैंक भी निगेटिव कैंडिडेट बनता है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, कुछ स्टॉक सेल के लिए, कुछ स्टॉक आपको बाई के लिए, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है एक एक 2 स्टॉक, क्योंकि सीखना है आपको। स्टॉप लॉस भी लगाना है, टारगेट भी लगाना है, फिर नोटिस करते जाना है, ठीक है। 3:15 से पहले स्क्वायर अप कर लेना है। मैनेजमेंट स्क्वायर अप करेगा तो 50 रुपीज़ वो चार्ज कर लेगा अगर जीरोधा में हो तो। अब आइए वापस में इधर की तरफ बढ़ता हूँ। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन देखो, इसमें 200 डेज़ के मूविंग है, 100 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ गया। हम कह सकते हैं इसने रेसिस्टेंस लिया, जब इसके ऊपर जाएगा तो मोमेंटम बन सकता है। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या इसमें बाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं बाई करना चाहिए। बाई करते टाइम एक चीज़ याद रखना है, सेल करते टाइम नीचे सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बाई करते टाइम ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एक और रूल हमने बता दिया, तीसरा रूल है ये। तीसरा रूल, एक पहला रूल तो बोला था मोमेंटम पॉजिटिव है बाई करना है, मोमेंटम निगेटिव है सेल करना है। दूसरा रूल मैंने ये बताया था कि सपोर्ट के आसपास बेचना है, सपोर्ट के नीचे आसपास बेचना है, रेसिस्टेंस के ऊपर आसपास खरीदना है, याद रखना, ठीक है जी। जैसे अब हम बात करें रेसिस्टेंस है कहीं पे, रेसिस्टेंस के ऊपर बाई करना है, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर बाई नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो वेट करना है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ के आसपास बाई करना है, इसके जस्ट 0.5 नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो ये एक रेसिस्टेंस के ऊपर बाई करना है और उसके अगला जो रेसिस्टेंस होगा वहाँ टारगेट सेट करना है। अगर ये मान लीजिए ऊपर से आने वाले स्टॉक के लिए ये बन जाता है सपोर्ट। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, इतना मैं टाइम नहीं लगा सकता, ठीक है जी। ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो में रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात करें। कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है, ये एक सपोर्ट बनता है लाइन हमारा, अगर इसको ब्रेक कर गया तो हम कह सकते हैं इसके जब वापस आएगा यहाँ तो हमें क्या करना है, सेल करना है। रेसिस्टेंस के ऊपर बाई करना है, रेसिस्टेंस के नीचे सेल करना है, लेकिन आसपास करना है। रेसिस्टेंस के बहुत ऊपर बाई नहीं करना है, सपोर्ट के बहुत नीचे सेल नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ ये रहा कि अगर खरीद रहे हो तो हम जहाँ खरीद रहे उसके जस्ट इमीडिएट ऊपर सब रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हम जहाँ खरीद रहे उसके जस्ट ऊपर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जहाँ बेच रहे उसके जस्ट नीचे सपोर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, एक सपोर्ट ब्रेक कर लिया, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस बनता है। जैसे यहाँ देखो, ये इतने सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, मूविंग एवरेज का ट्रेंड लाइन वाले भी बनेगा। तो अगर खरीद रहे तो जस्ट इमीडिएट ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जहाँ खरीद रहे उसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जहाँ बेच रहे उसको जस्ट नीचे एक और सपोर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर वहाँ से वापस आ जाएगा तो आप प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे। तो हमेशा ऐसे स्टॉक ढूंढना है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने चार्ट देखना बता तो दिया आपको। ये देखो ना, हीरो मोटर दिख रहा है आपको, चोलामंडलम नहीं चलेगा,
देखो वहाँ भी अगर ऊपर जो है ना रेसिस्टेंस पे रुक गया है, रेसिस्टेंस जब तक है तब तक हम नहीं खरीदेंगे। ये देखो टाटा मोटर जो है ना ये भी नहीं चलेगा रेसिस्टेंस से ऊपर। भारतीय एयरटेल, हाँ भारतीय इंफ्राटेल है, बिल्कुल हम कह सकते हैं ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है 25% एक दिन मूव करता है, इतना वोलेटाइल स्टॉक में नहीं जाना, या नहीं तो कोई चाहे तो इसको पॉजिटिव के लिए कोई इंसान चाहे तो ट्रेड कर सकता है। ये देखो आपको ये रेसिस्टेंस, ये था एक रेसिस्टेंस, इसके ऊपर दे रहे हैं, ये मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस के ऊपर भी दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कैंडिडेट बनता है। ये देखा, ये भी एक पॉजिटिव कैंडिडेट बनता है। देखो ध्यान से मैं एक और भी चीज़ बता दूँ आपको, इसमें आपका देखो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, हम कह सकते एक ये ट्रायंगल टाइप का, या ठीक है ये हम कह सकते हैं हाँ सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का भी बन रहा था, ठीक है। ये अब ट्रायंगल वगैरह का हमने बता रखा है, तो ये कह सकते ये ऐसे डाउनलाइन अगर आप बनाओगे, ये देखो ट्रेंड लाइन अगर बनाते हो आप, ये हावरली ग्राफ पे देखोगे तो और ज़्यादा दिखेगा। ये ठीक ठाक मोमेंटम इधर का रेसिस्टेंस, हम कह सकते हैं बजाज ऑटो भी बाई बनता है कल के लिए, अगर कोई ट्रेड करना चाहे बाई तरफ के लिए तो, ठीक है। वापस आते हैं मारुति की बात करें, मारुति तो नहीं, मारुति में नहीं बन रहा है, हाँ ये बनता है, देखो आपको ऐसे दिख रहा है इंद्रप्रस्थ गैप जो है ना बिल्कुल बाई बनता है, तो कल जो है ना अगर कोई चाहे तो इसको बाई के लिए ट्रेड कर सकता है, क्योंकि हमारे देखो ऊपर जो मैंने बोला कि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, देखो रेजिस्टेंस आपका कहाँ दिख रहा है 520 पे जाके दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाई कैंडिडेट में रख सकते हैं। महानगर गैस ये बिल्कुल नहीं, कहीं भी मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अमर राजा में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बोलोगे कैसे दिख रहा है, वो देखो ना आपको सामने सामने दिख रहा है, आप धीरे धीरे चार्ट देखोगे, हाँ इसमें बन रहा था आपको। ग्रासिम इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये देखो ऐसे, ये जो लाइन है ना ये आपका एक रेसिस्टेंस वाले बन रहे थे, रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और ये देखो मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। अब ये इसके और ज़्यादा जाए तो ये बाई कैंडिडेट बनता है ग्रासिम कल के लिए, आप चीज़ को नोटिस कर सकते हो, ठीक है जी। आप यहाँ देख लीजिए मैं आज कौन सी रेट पे खड़ा हूँ, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, हम जो आज खड़े जो हम चार्ट देख रहे हैं वो डेट है हमारा, यहाँ देखिए चार्ट का डेट जो है हमारा 5/11 यानी कि 11 मई का ये चार्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। अब 12 मई को आप लोग देख सकते हो कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो 12 मई को क्या प्रिवेल करता है या नहीं करता है। ओके जी, ये आप लोग को देखते रहना है। गोदरेज प्रॉपर्टी, चलो सन टीवी यही कह सकते हैं, ऐसे NII टेक, इस तरीके से आप देखते जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस 2-3 रूलों को याद रखना है, मोमेंटम हो गई बात, रेसिस्टेंस सपोर्ट हो गई। अब सिलेक्शन कीजिए, 2-2 स्टॉक लगाइए, एक ऊपर लीजिए एक नीचे लीजिए, हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके रखिए, 3:15 से पहले एग्जिट करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। एक स्टॉक पे मुझे स्टॉक के अगर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैंने अभी जो बोला था आपको, रिलायंस की बात कर रहा था, ये देखो रिलायंस की अगर आप देखते हो ना, तो मेरे को रिलायंस किसी स्टूडेंट वगैरह नहीं बोला था कि सर क्या रिलायंस यहाँ पे सपोर्ट की तरह का, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा क्या। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो इसका जो हाई बनता था ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसका जो हाई बनता है, ये हाई लेवल जो है ना, ये हाई लेवल बनता है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ये क्या मैंने बना रखा है कुछ भी, है ना, इसको मैंने हटा दिया। डेली बेसिस पे देखो इसका अगर हाई देखते हो, वैसे यहाँ से भी हाई देख सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखो इसका हाई बनता है 1617.55 का, अभी तक का हाई बना हुआ था 60, ये देखो ये वाले कैंडल पे 1617.55, आज देखिए कितना हाई बनाता है, 1615 का हाई बनाता है, हाँ जी 1615, यानी कि 2 रुपये का इसमें क्या होता है, ऊपर जाता है, बस सर 2 रुपये नीचे रह जाता है। तो ये तो परफेक्ट रेसिस्टेंस था, बताओ यहाँ पे तो किसी को बेचना चाहिए। हाँ जी, मुझे भी बेचने का मूड कर रहा था, मैंने बेचा भी। अगर ऑर्डर देखोगे तो ये देखो 9:33 पे मैंने बेचा भी 500 क्वांटिटी, है ना, जिस टाइम पे फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा था, तो ये 1607 पे हमारा क्या हो गया, सेल किया मैंने। लेकिन मुझे थोड़ा सा राइट इशू की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और आपको पता है कि राइट इशू क्या होता है, राइट इशू अगर ये प्राइस नीचे चला गया तो जो कंपनी अभी फंड रेज करने की बात कर रही है मारुति या रिलायंस वाले, वो फंड रेज नहीं हो पाएगा उसका राइट इशू के थ्रू, क्योंकि कोई फिर ऑप्ट नहीं करेगा। तो मुझे इतना मालूम है कि राइट इशू की वजह से ये स्टॉक भाग रहा है। जिस दिन राइट इशू का सारे के सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट जो होगा फिर से दोबारा ये स्टॉक जो होगा वो नीचे आएगा। इसीलिए अगर किसी के पास है अगर होल्डिंग, तो आप होल्ड अभी इसी रैली में क्या करिए, बेच के आप अपना प्रॉफिट बुक कर
कर लीजिए, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने बेचा। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ऑपरेटर ऐसा ना हो कि इसको ऊपर भी लेके जाए, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था शायद आज ये क्लोजिंग ऊपर दे दे और कल शायद नीचे आए। वो भी कहाँ से नीचे आए, तो 1640 से नीचे आए। इसीलिए मैंने जो था ना, यहाँ पे एक लाइन जो आपको ड्रॉ किया था वो वीकली ग्राफ पे मैंने ड्रॉ किया था। ये एक हाई बनता है, तो मैंने यहाँ पे जाके यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ जाइए और ये लाइन सेलेक्ट कीजिए, लाइन पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना। यहाँ पे क्लिक करके ये जो टॉप है ना, यहाँ टॉप पे आप लगा सकते हो। देखो ये टॉप और वो टॉप को हमने टच कर दिया, और फिर जब हमने यहाँ पे जाके चेक किया तो हमें दिखा कि इसका जो प्राइस जाना चाहिए, अगर इस लाइन पे अगर इसको क्रॉस करता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से राइट इशू आ रही है ये क्रॉस करा सकता है। अगर ये क्रॉस कराएगा, इसको क्रॉस कराएगा तो इस लेवल तक ये जा सकता है। तो मैं सोच रहा था 1642 के आसपास में बेचूंगा, तो 1642 मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। इसीलिए हमने क्या किया, इसको मैंने बोला छोड़ो। मैंने 7 रुपीज़ यानी कि 3400 का, ये रहा 3800 का प्रॉफिट लेके, और मैं इसको आज निकल गया था। कुछ लोग बोलेंगे सर अच्छा आप तो निफ्टी बेच के बैठे हो। मैंने निफ्टी बेचा है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, ट्रेड के नज़रिए से नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास होल्डिंग जो है, इस होल्डिंग में आप अगर देखोगे तो मेरे आज 25,000 की लॉस दिख रही है। जब ये जिस दिन निफ्टी 9,900 पे जा रहा था तो हम बेचने के लिए सोचा था। हमने टेलीग्राम चैनल पे जो भी मेंबर हो उसको पता भी होगा, हम 10,000 पे बेचने की सोच रहे थे। जो जून पे हमने एक दिन आए थे, ऐसे किसी एक हमारे ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसने मेरे को बोला था कि सर आप स्टॉक मार्केट पे कुछ बोल दीजिए। तो जून पे उस दिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, तो कुछ मेंबर आए थे। उस दिन भी उसने देखा था, मैं 9500 पे बेचा था उस दिन, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं रहा, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, और फिर मैंने 9750 पे बेचा था इसको, ठीक है जी। 9750 पे फिर मैंने इसको बेचा था मोटा मोटा, लेकिन वो 99 पे गया। मुझे लग रहा था 10,000 टच करेगा ना तब मैं बेचूंगा, लेकिन वो टच नहीं किया। मैंने इसको पहले ही बेच दिया था, क्योंकि उस दिन मेरा जो होल्डिंग था ना, वो होल्डिंग मेरा चल रहा था 0 के प्रॉफिट लॉस पे। तो मुझे मालूम था, इतना तो मालूम था कि मार्केट नीचे आएगा, और ये तो मैं हर दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इकनॉमी की फंडामेंटल है वो ठीक नहीं है, और इतना जल्दी अभी सुधरेगा भी नहीं। मेरा अपना मानना है कि अभी कम से कम 2 साल लगेंगे इकनॉमी को ट्रैक पे आने पे। तो 2 साल तक जब लगेंगे, और जो हमारा कंपनी का स्टॉक मार्केट जो होते हैं, किसी भी बिज़नेस का एक प्रतिबिंब होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। जब हमारे बिज़नेस इकनॉमी ही ठीक ठाक नहीं चलेगा, तो आप मुझे बताइए कहाँ से हमारा स्टॉक मार्केट चल जाएगा। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है इसको मुझे बचाना ज़रूरी है। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा और मेरे को लॉस होगा। तो इसीलिए मैंने निफ्टी को ना बेच के बैठ गया। तो निफ्टी को मैंने बेच के होल्ड करके बैठा हूँ। याद रखना, ये जो मेरा होल्डिंग है ये कुछ कमाया नहीं है। आप लोग को दिखता है, देखो मैं दिखाने के लिए आपको कह सकता हूँ कि देखो मैंने कितना कमा लिया, मैं सबको हवा बना सकता हूँ, लेकिन हकीकत याद रखिएगा, अगर ये मैं ट्रेडिंग के नज़रिए से लिया होता तो इतना मैं होल्ड नहीं कर पाता। मेरे को इतना होल्ड करने की हिम्मत ही नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि 10-15-20 हज़ार का प्रॉफिट आता है, बुक करो शायद लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। मेरे को हिम्मत कौन दे रहा है पता है? मेरे को हिम्मत ये दे रहा है, कौन दे रहा है? क्योंकि मेरे पास जो ये पोर्टफोलियो इतना ही नहीं है, मेरे पास म्यूचुअल फंड भी है। मेरे पास 5 to 6 लाख का म्यूचुअल फंड है। टोटल हम कह सकते हैं मोटा मोटा 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है। मुझे जब मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को निफ्टी से लॉस होगा, क्योंकि मैं निफ्टी बेच के बैठा हूँ, लेकिन तब भी मेरे को हिम्मत है उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि मेरा जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है ना, उसमें भी तो मैं कमा रहा हूँ। तो वो जो पोर्टफोलियो कमाऊँगा वो हिम्मत हमें को इसको होल्ड करने के लिए दे रहा है। इसीलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी निफ्टी मेरा अपना टारगेट है कि 8,000 तक तो जाना ही चाहिए कम से कम, और नीचे 7,500 या उससे नीचे भी 7,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जितना भी करेक्शन हो जाए। लेकिन मैं 8,000 to 7,500 जाएगा, इस पर मैं मोर देन 90% कॉन्फिडेंट हूँ, और इसीलिए मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। ठीक है, नहीं भी जा सकता है। देखो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन बदलता है। तो ये जो मैं उस पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहा हूँ। जब ये पोर्टफोलियो ये मैं कब प्रॉफिट बुक करूँगा, या तो 8,000 तक पहुंच जाए तब प्रॉफिट बुक करूंगा, या एक बार के लिए 8900 अगर चला जाइए, अभी 9200 पे है, 8900 के आसपास जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर वो एक बाउंस लेगा तो फिर वहाँ दोबारा बेचूंगा पोर्टफोलियो बचाने के लिए। 8,000 तक मैं होल्ड करूंगा। ये मेरा ट्रेडिंग के नज़रिए से नहीं था, इसलिए ये मत बोलना कि सर आप होल्ड करके बैठे हो, हमें नहीं बताया। हम ट्रेडिंग के नज़रिए से बेच ही नहीं पाए, मौका हमारा छूट चुका था। उसी दिन जिस दिन 9900 गया, मैं बस 100 पॉइंट के लालच की वजह से मेरा ये मौका छूट चुका था, लेकिन इसमें हमने कोई मौका नहीं गवाया था, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो को हेज करना था। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो अब एक एक ग्राफ पे जो हम लोग चार्ट के एनालिसिस है, एक एक ग्राफ पे अलग अलग, मुझे लगता है देखो ये चीज़ एक दिन की बात नहीं, 1-1.5 घंटे से नहीं होने वाला है। इस पर आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, लंबा टाइम लगाना पड़ता है।
मैं एक काम करूँगा, मूविंग एवरेज पे मैं एक वीडियो का भी बना दूँगा फुल डिटेल में, तब जाके अगर मैं एक एक चार्ट पर एनालिसिस करूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे, अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वीकली कुछ चार्ट पे हम पहले ही आपको बता देंगे कि आज हम इस चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग को हो सकता है एनालिसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको लगे कि कुछ बेनिफिशियल हुआ तो कमेंट तो करते ही रहिए। चलो टेक केयर, बाय बाय।